मेरे पापा की बहादुरी से शहीद होने के बाद जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, उन्होंने मेरे लिए दो आखिरी निशानियां छोड़ी थी। एक था K9302 नंबर वाला मिलिट्री डॉग जिसका नाम थंडर था। उसने पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और 5 बार फर्स्ट क्लास मेडल जीता था, और आज पापा की जगह वही मेरा आखिरी रक्षक बन गया था। दूसरी चीज थी एक फोटो जिसमें फौजी वर्दी पहने 5 आदमी थे। उस फोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, अगर कभी मुसीबत आए तो इन 5 लोगों को ढूंढना। इस लिखावट को मेरा चेहरा समझना, ये जीते जी और मरते दम तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। खून से सनी हुई बर्फ पर नंगे पैर चलते हुए मैं सिर्फ 4 साल का था। मेरे नंगे पैर पूरी तरह गल चुके थे और मैं थंडर के साथ 100 मील लंबा बर्फीला पहाड़ पार करके आया था। जब मैं आखिरकार मिलिट्री बेस के गेट तक पहुंचा तो मेरी आखिरी सांस बची थी। थंडर के पंजे घिसकर हड्डियों तक दिखने लगे थे। गेट पर खड़े अंकल जब मुझे देकर पूछताछ करने आगे आए तो थंडर ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मुझे अपने पीछे छुपाया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने गले में लटकता हुआ वो पुराना K9302 नंबर का टैग उन्हें दिखा दिया। आधे घंटे बाद सिटी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी हॉल में भयंकर हड़कंप मचा था। सोंग गुओ कियांग नाम का एक आदमी पसीने में भीगा हुआ एक उधार की स्ट्रेचर को धक्का देते हुए सीधा इमरजेंसी हॉल में घुस आया। स्ट्रेचर पर मैं एक मोटे कंबल में लिपटा हुआ था और पूरी तरह से कोमा में जा चुका था। थंडर मेरे ठीक बगल में गिरा पड़ा था और उसकी सांसें भी उखड़ रही थीं। सोंग गुओ कियांग की आंखें गुस्से और डर से लाल थीं। उसने पूरी ताकत से हॉल में चिल्लाते हुए अपनी पुरानी फौजी यूनिट का नाम लिया। मैं ओरिजिनल फील्ड हॉस्पिटल का मिलिट्री डॉक्टर सोंग गुओ कियांग हूँ। मुझे तुम्हारे सर्जरी डायरेक्टर वोंग वेई गुओ से मिलना है। उसे कहो तुरंत मेरे सामने आए। ठीक उसी वक्त सफेद कोट और चश्मा पहने एक मिडिल एज डॉक्टर वहां से गुजर रहा था। अपना नाम सुनकर उसने गुस्से में देखा और पास आकर बोला कि वो ही वोंग वेई गुओ है और वो आदमी यहाँ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहा है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वोंग वेई गुओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। घबराहट में अपने हाथ आगे करते हुए उसने चेहरे पर दाढ़ी और गंदे कपड़े वाले सोंग गुओ कियांग को देखा तो उसकी यादें अचानक ताजा हो गई। वो हैरानी से चीखा, लाओ सोंग, सोंग स्क्वाड लीडर। सोंग गुओ कियांग ने तुरंत वोंग वेई गुओ का हाथ पकड़ा और स्ट्रेचर पर पड़े मूर्छित बच्चे और कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए गिड़गिड़ाया, जल्दी इसे बचाओ, ये बच्चा मरने वाला है और ये कुत्ता भी नहीं बचेगा। वोंग वेई गुओ ने जल्दी से स्ट्रेचर की तरफ देखा और मेरा नीला पड़ चुका छोटा सा चेहरा देखा। उसकी डॉक्टर वाली इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो गई। उसने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, सीवियर निमोनिया, बॉडी शॉक में जा चुकी है, जल्दी इन्हें इमरजेंसी रूम में ले चलो। उसके तुरंत बाद उसकी नजर उस बड़े से कुत्ते थंडर पर पड़ी। एक मिलिट्री डॉक्टर होने के नाते उसने बहुत मिलिट्री डॉग्स देखे थे, पर उसने आज तक किसी को इतनी बुरी तरह घायल नहीं देखा था, जो अपनी आखिरी सांस में भी अपना सिर घुमाकर मुझ छोटे से मालिक को देख रहा था। उसने ध्यान से उस खून से सने टैग को देखा, K9302। वोंग वेई गुओ का दिमाग सुन पड़ गया। भले ही उसकी रैंक छोटी थी, पर उसे पता था कि इस नंबर का मतलब क्या है। K9 से शुरू होने वाले डॉग्स स्पेशल ऑप्स, खतरनाक मिशंस के थे। ऐसा हर एक कुत्ता जीता जागता सेकंड क्लास हीरो होता है। वोंग वेई गुओ की आवाज कांपने लगी, ये कहां से आए हैं? सोंग गुओ कियांग ने घबराहट में अपने पैर पटके, सवाल मत पूछ, बाद में सब बताऊंगा, पहले ये बता कि तू इन्हें बचा सकता है या नहीं। बचा सकता हूं, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। अगर ये मेरी निगरानी में मर गए तो मैं अपनी इस डायरेक्टर की कुर्सी को आग लगा दूंगा। वोंग वेई गुओ ने अपने हाथ से इशारा करते हुए पूरे ऑपरेशन थिएटर का ग्रीन चैनल खोलने का ऑर्डर दिया। साथ ही उसने वेट यानी जानवरों के डॉक्टर लाओ झांग को सबसे बेस्ट मेडिसिन के साथ तुरंत बुलाने को कहा। 1 घंटे बाद मुझे और थंडर को स्टेराइल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए और पसीना पोंछते हुए वो वोंग वेई गुओ थकर बाहर आया। उसके चेहरे पर एक भयानक डर और टेंशन थी। उसने सोंग गुओ कियांग को दीवार के कोने में खींचा और धीरे से बोला कि हालत बहुत खराब है। मेरी बच्चे की बॉडी बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। लंबे टाइम से खाना ना मिलने की वजह से और अक्यूट निमोनिया के कारण मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे और मेरी मौत किसी भी पल हो सकती थी। और वो मिलिट्री डॉग खून बहने की वजह से बेहोश था। भले ही उसकी हड्डियां जुड़ गई थी, पर अगर वो होश में नहीं आया तो सब खत्म हो जाएगा। सोंग गुओ कियांग हिम्मत हारकर दीवार के सहारे बैठ गया। दर्द से अपने बाल नोचते हुए वो रोने लगा। तो क्या सच में और कोई रास्ता नहीं बचा? वोंग वेई गुओ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया कि इसके लिए एक बहुत ही टॉप लेवल की माइक्रो सर्जरी करनी पड़ेगी और साथ ही चाइनीज एक्यूपंक्चर से दिल की धड़कन को लॉक करना पड़ेगा। और पूरी आर्मी में ये तकनीक सिर्फ एक ही इंसान को आती है। वो था उनका पुराना लीडर, मिलिट्री जनरल हॉस्पिटल का डीन ली ज़ेयान। अगर उसने अपने हाथ लगा दिए तो मेरी जान पक्का बच जाएगी। सोंग गुओ कियांग ने रोते हुए कहा, तो फिर तुरंत उसे बुलाओ। पर वोंग वेई गुओ ने फीकी हंसी हंसते हुए बताया कि ली ज़ेयान एक बहुत बड़ा वीआईपी इंसान है। वो सिर्फ बड़े ऑफिसर्स का इलाज करता है और उसके दर्शन होना नामुमकिन है। एक छोटे से ब्रांच डायरेक्टर के कहने पर वो यहाँ नहीं आएगा। पर तभी वोंग वेई गुओ की आंखों में एक उम्मीद आई। उसने बताया कि किस्मत से ली ज़ेयान पिछले 2 दिनों से बगल के ही मिड एम सिटी में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, जो यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। उसने फोन करके ट्राई करने का डिसाइड किया। भले ही उम्मीद कम थी, पर उस मिलिट्री डॉग का K9302 नंबर सुनकर शायद ली ज़ेयान को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। एम सिटी की इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही आलीशान हॉल में तिनका रखने की जगह नहीं
थी। वहां देश विदेश के सबसे बड़े डॉक्टर्स बैठे थे, स्टेज पर खड़े होकर स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए। स्टेज पर एक सूट पहने, गोल्ड रिम्ड चश्मा लगाए एक हैंडसम जवान आदमी अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसकी वाइब एकदम रॉयल थी और उसके उन सफेद और लंबे हाथों को दुनिया हैंड्स ऑफ गॉड कहती थी। ये वही ली ज़ेयान था जो पुरानी फैंग स्क्वाड का मिलिट्री डॉक्टर हुआ करता था। जब ली ज़ेयान स्टेज पर आराम से बोल रहा था, तभी एक आदमी दौड़ते हुए स्टेज के साइड से उसके पास आया। ली ज़ेयान के कान में धीरे से कुछ बोलते हुए उसने एक चालू फोन उसके हाथ में थमा दिया। डीन, सुचेंग मिलिट्री हॉस्पिटल से बांग का फोन है। वो कह रहा है कि एक ऐसी इमरजेंसी है जो अभी बतानी जरूरी है। उसने एक नंबर का नाम लिया है, K9302। ली ज़ेयान के माथे पर गुस्से की लकीरें बन गईं। उसे स्पीच के बीच में किसी का रोकना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर K9302 ये एक ऐसा स्पेशल नंबर था जिससे उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने फोन लिया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मैं ली ज़ेयान हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। फोन के उस पार वांग वई गुओ घबराहट के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कांपते हुए बताया, ओल्ड लीडर, डिस्टर्ब करने के लिए माफी। मेरे पास एक स्पेशल मरीज आया है, एक बुरी तरह घायल जर्मन शेफर्ड जिसका नंबर K9302 है। वो एक छोटे से लड़के को बचाने के लिए इस हालत में पहुंचा है। वो लड़का सिर्फ 4 साल का है और उसके पूरे जिस्म पर जख्म है। वो बेहोशी में सिर्फ पापा बोल रहा है और उसके हाथ में एक मिलिट्री मेडल कस के पकड़ा हुआ है। क्लैंग। ली ज़ेयान के हाथ से छूटकर लेजर पॉइंटर सीधा स्टेज पर गिरा। हॉल में बैठे सारे एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। दुनिया का सबसे शांत और हिम्मती डॉक्टर, जिसके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आती थी, इस पल उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ चुका था। ली ज़ेयान की आवाज अब ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा डर और कपकपाहट थी जिसे छुपाना मुश्किल था। उसने तेजी से पूछा, वो लड़का कितने साल का है, दिखने में कैसा है? वांग वई गुओ ने बताया कि वो 4 साल का लड़का है, बहुत पतला है, पर उसकी आंखें बड़ी और भौहें घनी है। ली ज़ेयान का दिल जोर से धड़का। 4 साल, ये टाइम एग्जैक्ट उनके कैप्टन ये के शहीद होने के टाइम से मैच कर रहा था। K9302 वही कैप्टन ये का सबसे प्यारा डॉग था। उसे आज भी याद था जब कैप्टन ये ने कहा था कि रिटायर होने के बाद वो उस कुत्ते को अपने घर ले जाएंगे। अगर ये बात सच थी तो ये बच्चा। ली ज़ेयान ने जोर से दहाड़ मारी। वांग वई गुओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो हालत बताई है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। वो बच्चा और वो कुत्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम चाहे जो तरीका अपनाओ, तुम्हें उनकी जान बचानी ही होगी। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। ये बोलकर उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने स्टेज के नीचे बैठे उन सैकड़ों एक्सपर्ट्स की हैरानी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बिना एक लफ्ज सोचे वो स्टेज से कूदा और हॉल के दरवाजे की तरफ भागा। मेरे लिए तुरंत सुचेंग जाने वाली गाड़ी तैयार करो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके फ्लाइट रूट मांगो। मुझे सबसे फास्ट हेलीकॉप्टर चाहिए। अगर हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो मेरी हॉन्की कार निकाल कर लाओ और टैंक फुल करो। इस पल वो शांत और रॉयल ली ज़ेयान पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह वापस वही घोस्ट हैंड मिलिट्री डॉक्टर आ चुका था जो किसी वक्त वॉर जोन में अपने बगल में मेडिकल किट लटकाए कैप्टन ये के पीछे भागा करता था। आधे घंटे बाद सुचेंग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में डॉक्टर्स और नर्सेज मेरे स्ट्रेचर को तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ धक्का दे रहे थे और मेरे उस छोटे और पतले से जिस्म को हजारों ट्यूब्स और मशीन्स ने घेर रखा था। और बगल वाली ट्रॉली पर आखिरी सांसें गिनता हुआ थंडर था। ब्लड प्रेशर 40/60, हार्ट रेट 50 से नीचे गिर रही है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू हो गया है। जल्दी डिफिब्रिलेटर तैयार करो। वांग वई गुओ पसीने से नहाया हुआ था और उसकी आवाज कांप रही थी। पर ठीक इस मौत के वक्त ऑपरेशन थिएटर का बड़ा सा दरवाजा किसी भयंकर ताकत से खुला। एक बर्फीली ठंडी हवा और सैनिटाइजर की स्मेल ने पूरे थिएटर को घेर लिया। उसके ठीक पीछे उसके 2 असिस्टेंट्स सिल्वर रंग का मेटल बॉक्स पकड़े हुए थे। उस आदमी के आने से वहां की हवा ऐसी ठंडी और तीखी हो गई जैसे अभी अभी कोई सर्जिकल ब्लेड बाहर निकाला हो। तुम कौन हो? ये स्टेराइल एरिया है। एक नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उस आदमी के कदम नहीं रुके। चलते चलते अपना लंबा कोट उतारकर उसने फर्श पर फेंक दिया, जिसके नीचे उसकी बिल्कुल सफेद शर्ट चमक रही थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ हार्ट मॉनिटर पर उस सीधी होती हुई लाइन पर टिकी थी। अपने असिस्टेंट से सर्जरी के कपड़े पहनते हुए उसने ठंडी और पावर से भरी आवाज में कहा, मैं ली ज़ेयान हूं। मैं ऑलरेडी सैनिटाइज होकर आया हूं। अब ये सर्जरी मैं हैंडल करूंगा। ली ज़ेयान, इन 3 शब्दों में जैसे कोई जादू था। डायरेक्टर वांग वई गुओ का पूरा जिस्म झंझना उठा और उसकी आंखों का डर एक पागलपन वाली खुशी में बदल गया। डीन ली, आप सच में यहाँ आ गए? वांग वई गुओ तुरंत मेन सर्जन की जगह से हट गया और जोर से चिल्लाया, सब लोग सुनो, अब से यहाँ सिर्फ डीन ली का ऑर्डर चलेगा। ली ज़ेयान ऑपरेशन टेबल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आते ही सर्जरी शुरू नहीं की। उसकी वो लंबी और जादुई उंगलियां सर्जरी लाइट के ठीक नीचे 1 सेकंड के लिए रुकी। झुककर उसने मेरा चेहरा देखा। मेरा वो सफेद, सूखा हुआ और जख्मों से भरा छोटा सा चेहरा। भले ही मैं डीप कोमा में था, पर मेरी भौहें डर और दर्द से सिकुड़ी हुई थी, जैसे सपने में भी मैं कोई भयंकर दर्द झेल रहा हूं। ली ज़ेयान के दिल में किसी ने जैसे चाकू मार दिया। बहुत मिलता जुलता था। ये चेहरा बिल्कुल उस
आदमी से मिलता था जिसकी घनी आईब्रो वैसी ही थी जब वो जंग के मैदान में ली जियान को सिगरेट दिया करता था, एकदम वैसा ही। ली जियान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के उस तूफान को दबाया। उसने हाथ आगे किया और असिस्टेंट से स्कैल्पल यानी ब्लेड पकड़ा। उसकी आंखें अचानक किसी तीर की तरह तीखी हो गईं। एपिनेफ्रीन 1 mg हार्ट में डायरेक्ट इंजेक्ट करो। असिस्टेंट सिल्वर नीडल्स तैयार करो। स्विश, वो सिल्वर मेटल बॉक्स खुला और उसमें रखी 108 छोटी बड़ी चांदी की सुइयां रोशनी में किसी हथियार की तरह चमकने लगीं। ये ली जियान की सबसे फेमस तकनीक थी, 13 नीडल्स ऑफ द घोस्ट गेट। ये चाइनीज और वेस्टर्न मेडिसिन का वो कॉम्बिनेशन था जो मौत के मुंह से भी इंसान को वापस ला सकता था। उस वक्त ली जियान की उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि उनकी परछाई तक नहीं दिख रही थी। वो सिल्वर नीडल्स मेरे बॉडी के मेन पॉइंट्स पर जा रही थीं और उसके साथ साथ एक माइक्रो लेवल की एडवांस सर्जरी चल रही थी। वो सच में मुझे नरक के दरवाजे से वापस खींच रहा था। बीप बीप बीप, हार्ट मॉनिटर पर वो सीधी और कमजोर होती लाइन अचानक एक जादू की तरह वापस से जंप करने लगी और धीरे धीरे मजबूत होती गई। बगल में खड़ा वांग वेग वो आंखें फाड़े हैरानी से देख रहा था। जादू? ये सच में जादू है। जिस तकनीक के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज वो मेरी आंखों के ठीक सामने हो रही है। आधे घंटे बाद ली जियान के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने आखिरी टांके लगाए, धागा काटा और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आवाज हल्की सी भारी हो चुकी थी। जान बच गई है। पर वो अभी रुका नहीं था। वो पलटा और दूसरी टेबल की तरफ चलने लगा। वहां ठंडर लेटा हुआ था। वेटरिनरी डायरेक्टर थोड़ा घबराता हुआ आगे आया। डीन ली, क्या आप इस कुत्ते की सर्जरी भी खुद करेंगे? अपने ब्लड वाले ग्लव्स उतारकर नए पहनते हुए ली जियान ने ठंडर के गले में लटकते K9302 टैग की तरफ इशारा किया और बोला, ये मेरा साथी कॉमरेड है। इसकी जान की कीमत भी बाकी फौजियों के बराबर ही है। पूरे 1 घंटे तक ठंडर की हड्डियों का ऑपरेशन चला। जब उसकी टूटी टांग में एक स्पेशल स्टील प्लेट लगा दी गई और उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी, तब जाकर ली जियान रुका। थककर दीवार के सहारे टिके हुए उसने अपना चश्मा उतारा और थकान से अपनी आंखें मस ली। दरवाजे पर खड़े झांग दाजुन से उसने कहा, वो मुझे दिखाओ। झांग दाजुन लंगड़ाता हुआ अंदर आया और उसने अपने सीने से लगाकर रखी वो फोटो ली जियान को दे दी। ली जियान ने वो फोटो अपने हाथ में ली। फोटो के किनारे घिसकर सफेद हो चुके थे और उसमें मेरे छोटे से हाथों के निशान और खून लगा हुआ था। फोटो में 6 जवान और हंसते हुए चेहरे थे। ली जियान ने अपने उस जवान चेहरे को देखा, फिर ठीक बीच में खड़े कैप्टन ये को देखा। वक्त में ठहरे हुए उस मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक बहुत ही गर्म आंसू की बूंद बिना बताए अचानक उस फोटो पर गिरी। ये सच में तू है भाई? ली जियान का गला भराया और उसकी आवाज कांपने लगी। अपनी उंगली से कैप्टन ये के चेहरे को छूते हुए वो रोने लगा। तूने खुद को कितनी दूर छुपा कर रखा था? तूने हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज छोड़ दिया, पर तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुझे पता है इस बच्चे ने कितना दर्द सहा है? ली जियान के दिमाग में सर्जरी के वक्त मेरे जिस्म पर देखे गए वो पुराने जख्म घूमने लगे। भारी चीज से मारने के निशान, बेल्ट के निशान, खाना न मिलने की वजह से मेरी हड्डियों का ग्रोथ तक रुक गया था। मेरा हर एक जख्म किसी चाकू की तरह उसके दिल को काट रहा था। और ठीक उसी वक्त एनेस्थीसिया, बेहोशी का असर कम होने पर मैंने दर्द से भरी एक हल्की सी आवाज निकाली। ली जियान ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, चश्मा पहना और 2 कदम में मेरे बेड के पास पहुंच गया। चैन चैन, क्या तुम अंकल की बात सुन पा रहे हो? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। मुझे बस एक गोल्ड रिम्ड चश्मा पहने सफेद चेहरा दिखाई दिया, एकदम साफ सुथरा। ये वो शैतान मामा नहीं था और ना ही कोई गुंडा था। मेरी आवाज सूख चुकी थी और मेरी बड़ी बड़ी आंखों में भयंकर डर भरा था। मैंने पूछा, अंकल आप कौन हो? क्या आप मुझे मारोगे? ये बात सुनकर ली जियान, वो इंसान जिसे गंदगी से नफरत थी और जो हमेशा शांत और खतरनाक रहता था, अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो जमीन पर पड़े खून और कचरे की परवाह किए बिने मेरे बेड के आगे घुटनों पर बैठ गया, जिसकी वजह से उसका महंगा सूट गंदा हो गया। उसने अपने नर्म हाथ से मेरे सर को सहलाया और धीरे से बोला, मैं अंकल ली हूँ, तुम्हारे पापा का सबसे अच्छा दोस्त। अंकल एक डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाते हैं, किसी को मारते नहीं। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हें उंगली भी लगाई तो अंकल उसके दोनों हाथ तोड़ देंगे कि वो जिंदगी भर खाना भी नहीं खा पाएगा। मैंने अपनी आंखें झपकाई और एक आंसू मेरी आंख से निकलकर जमीन पर गिरा। तो थंडर कहाँ है? मम्मा कह रहे थे कि वो थंडर को काटकर उसकी सब्जी बनाएंगे। थंडर बिल्कुल ठीक है। ली जियान ने बगल वाले बेड की तरफ इशारा किया। अंकल ने उसको ठीक कर दिया है। जब वो सोकर उठेगा तो तुम्हारे साथ वापस खेलेगा। ये सुनते ही कि थंडर ठीक है, मेरा डर से जमा हुआ जिस्म आखिरकार शांत पड़ गया। मैंने ड्रिप लगी हुई अपनी छोटी सी उंगली आगे बढ़ाई और ली जियान की बड़ी उंगली को पकड़ लिया। थैंक यू अंकल, अंकल बहुत अच्छे हैं। जब उस छोटी और ठंडी सी उंगली ने ली जियान की उंगली को पकड़ा तो उसे लगा जैसे अगर कोई उसे इस दुनिया की सारी दौलत और इज्जत भी दे दे तो वो इस एक पल के आगे सब ठुकरा देगा। रूम के अंदर एक बहुत ही प्यारी और रुला देने वाली गर्माहट थी, पर उसी वक्त हॉस्पिटल के ठीक बाहर एक भयंकर तूफान और बवाल मच चुका था। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां आईं। लाल और नीली पुलिस की लाइट्स ने बर्फ को आंखें चौंधियाने वाला बना दिया था। मई चौकसियों को क्लिनिक में कोई नहीं मिला, पर उसे अपने खबरियों से पता चल गया कि लड़के को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस बार वो अपने साथ गुंडों को नहीं लाया था, बल्कि उसने एक बड़ा
लापता खेला था, सरकारी ताकत का। डिप्टी मेयर झाओ देहान पुलिस वालों की एक फौज के साथ गुस्से में हॉस्पिटल का गेट ब्लॉक करके खड़ा था। रास्ता छोड़ो, हम ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं। झाओ देहान ओवरकोट पहने बिल्कुल नेक आदमी होने का नाटक कर रहा था। हमें रिपोर्ट मिली है कि झान दाजुन और एक किडनैप किया गया बच्चा हॉस्पिटल में छुपे हैं। हमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना होगा। गेट पर गार्ड्स बंदूक ताने खड़े थे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है, बिना कमांडर के ऑर्डर के एंट्री मना है। झाओ देहान आग बबूला हो गया। तुम्हारी ये मजाल, मैं सुचेंग का डिप्टी मेयर हूँ। मेरे ही शहर में ऐसी कोई जगह है जहां मैं नहीं जा सकता। तुम लोग खुलेआम मुजरिमों को बचा रहे हो। यकीन नहीं होता तो एक कॉल करूंगा और तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। पास खड़े मेई चाओक सियोंग ने झूठे आंसू निकालते हुए रोने का नाटक किया। पुलिस ऑफिसर, मेरा भांजा अंदर है, वो मेरा अपना है। अगर इन बदमाश फौजियों ने उसका गलत इलाज कर दिया और उसे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? झाओ देहान ने हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया, घुसो अंदर, पहले उन लोगों को अपने कंट्रोल में लो। दर्जनों पुलिस और राइट कंट्रोल ऑफिसर्स तुरंत आगे बढ़े और गार्ड्स को धक्का देने लगे। वहां तुरंत हंगामा मच गया। वांग वेई गूली डॉक्टर भागता हुआ बाहर आया, पसीने से लथपथ होकर रोकने लगा। मेयर झाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर एक इमरजेंसी सर्जरी चल रही है। जो भी मामला है अभी के लिए रोक दीजिए। झाओ देहान ने उसको धक्का दिया। चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, कानून तो मानना पड़ेगा। सर्च करो इनको। जैसे ही राइट पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने ही वाली थी, एक ठंडी और शांत आवाज सुनाई दी, जिसमें ऐसी चुपी हुई ठंडक थी जो उस शोर को भी चीर गई। हॉल के शीशे के दरवाजे धीरे से खुले। डॉक्टर ली जियान वही खून से सना व्हाइट कोट पहने, दोनों हाथ जेब में डाले, धीरे धीरे चलकर बाहर आए। झाओ देहान चौंक गया और उस पढ़े लिखे दिखने वाले डॉक्टर को देखकर बोला, तुम कौन हो? रास्ता छोड़ो। ली जियान सीढ़ियों पर खड़ा था और उन्हें ऊपर से घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे मुर्दों को देख रहा हो। उसने आराम से अपना गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा उतारा और रुमाल से साफ करने लगा। मैं उस पेशेंट का हेड डॉक्टर हूं और इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इंचार्ज भी। मेई चाओक सियोंग हंसने लगा, एक डॉक्टर होकर मेरा रास्ता रोकेगा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? ली जियान ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ झाओ देहान पर थी। डिप्टी मेयर झाओ, है ना? तुम मेरे पेशेंट को ले जाना चाहते हो? झाओ देहान ने अकड़ते हुए कहा। हाँ, वो किडनैप किया गया बच्चा है, हम उसे बचाने आए हैं। ली जियान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शहीद के अनाथ बच्चे को किडनैप कहने की? और तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मिलिट्री हॉस्पिटल आकर जबरदस्ती किसी को ले जाओ? झाओ देहान अंदर से थोड़ा डर गया, पर अकड़ दिखाते हुए बोला, शहीद का नाम लेकर मुझे मत डराओ। रूल्स के हिसाब से मुझे उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना ही पड़ेगा। ली जियान अचानक हंसा और अपनी जेब से एक लाल रंग की बुक निकालकर झाओ देहान के सीने पर फेंक कर नारी, तुम्हें रूल्स की बात करनी है तो चलो बैठकर आराम से बात करते हैं। झाओ देहान ने हड़बड़ाते हुए वो बुक पकड़ी और उसको खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुनहरे नेशनल एम्बलम के ठीक नीचे लिखा था, सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो का चीफ एक्सपर्ट ली जियान, और उसी पेज पर सबसे नीचे मेजर जनरल की रैंक की लाल रंग की स्टैंप लगी हुई थी। झाओ देहान के हाथ कांप गए और वो आईडी सीधा बर्फ पर गिर गई। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो मतलब वो रॉयल डॉक्टर जो देश के राष्ट्रपति का इलाज करते हैं, जिसका रैंक उस जैसे एक छोटे मोटे डिप्टी मेयर से कई गुना बड़ा था। ली जियान ने अपना चश्मा वापस पहना और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगा। उसका हर एक कदम आगे बढ़ता और झाओ देहान और मेई चाओक सियोंग डर से पीछे हटने लगते। ली जियान ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, मेरा पेशेंट अभी मौत की कगार पर है। वो स्टेट के फर्स्ट क्लास प्रोटेक्टेड वीआईपी की फैमिली से है। ट्रीटमेंट के दौरान किसी ने भी अगर किसी भी वजह से उसको ले जाने की कोशिश की या परेशान किया, वो झाओ देहान के ठीक आगे रुका और अपनी लंबी उंगली से उसके सीने पर धक्का देते हुए बोला, तो उसे देशद्रोही माना जाएगा और मेरे पास हक है कि मैं गार्ड्स को उसी वक्त गोली मारने का ऑर्डर दे दूं। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले अभी अकड़ दिखा रहे थे, उनके हाथ से डंडे छूटने लगे। देशद्रोह का चार्ज और मौत की सजा कौन लेना चाहेगा? मेई चाओक सियोंग भी हक्का बक्का रह गया। ये कहां से एक भला डॉक्टर लग रहा था? ये तो सफेद कोट में यमराज था। ली जियान ने उन्हें घूरा और बस एक लफ्ज कहा, दफा हो जाओ। झाओ देहान बुरी तरह कांपते हुए झुका और वो आईडी उठाई, दोनों हाथ से इज्जत के साथ आईडी वापस की और दुम दबाकर अपनी गाड़ी में भागा। वापस चलो, सब वापस आओ। हालत खराब होते देख मेई चाओक सियोंग भी वहां से चुपचाप निकलने की सोचने लगा। तभी ली जियान की आवाज आई, रुको। उसकी ठंडी नजरें सीधा उस पर पड़ी। तुम ही उस बच्चे के मामा हो मेई चाओक सियोंग? मेई चाओक सियोंग डरते हुए मुकर गया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा भैया हूँ। बहुत खूब। ली जियान ने गहराई से सिर हिलाया, मैंने तुम्हारा नाम याद कर लिया है। जब तक सांस ले रहे हो इस शहर का बर्फीला नजारा देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें शायद कभी ये मौका ना मिले। ये कहकर वो पलट गया और वापस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। ली जियान अपने ऑफिस वापस आया, दरवाजा बंद किया और उसे इतनी थकान महसूस हुई जैसे जान निकल रही हो। वो लोग जरूर कोई नई चाल चलेंगे, शायद इस बार कोई और नीच हरकत करे। ली जियान ने गहरी सांस ली।
बड़े भाई, तेरे बेटे को शायद मैं अकेले बचा ना पाऊं। फिर उसने अपनी डेस्क से लाल रंग का एक सीक्रेट सिक्योर्ड फोन उठाया, गहरी सांस ली और एक ऐसे नंबर पर कॉल मिलाया जो 4 साल से किसी ने डायल नहीं किया था। कॉल कनेक्ट हुई। ली जियान ने रिसीवर पकड़ा। उसकी आवाज बहुत भारी थी, जिसमें सालों से दबा हुआ गुस्सा भरा था। मैं ली जियान बोल रहा हूँ। बॉस की एक आखिरी निशानी बची है। सुचैंग शहर में है और लोगों ने तड़पा तड़पा कर उसकी अधमरी हालत कर दी है। जल्दी आओ सब यहाँ। फोन काटने के बाद वो खिड़की के पास गया और बाहर गिरती हुई बर्फ को देखने लगा। उसके चेहरे पर आखिर एक मुस्कान आ ही गई। चेन चेन, डरना मत, तुम्हारे सारे बाकी गॉडफादर्स बस इकट्ठे होने ही वाले हैं। सुचैंग सिटी मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर बर्फानी तूफान से भी ज्यादा चुभन भरा शोर मचा हुआ था। ये कैसा अन्याय है? मिलिट्री वालों ने मेरे बच्चे को चुरा लिया। वो मेरा सगा भांजा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेई चाओफेंग और मेई डैंटिंग पति पत्नी पुराने फटे हुए गर्म कपड़े पहने हुए हॉस्पिटल के गेट के बाहर बर्फ पर घुटने टेकर बैठे थे और जोरों से रो रो कर तमाशा कर रहे थे। मेई चाओफेंग की वो टांग जिसे लेटिंग ने काटा था, उस पर अभी भी पट्टी बंधी थी और उसने इसी पट्टी को अपना झूठा दर्द दिखाने का सबूत बना लिया था। वो अपनी टांग पर हाथ मारते हुए और बंदूक लिए गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था, भाइयों बहनों देखो और बताओ, अगर बच्चा बात नहीं मानता तो एक मामा होने के नाते मैंने उसे 2 बातें बोल दी तो उसमें क्या बुराई है? उसके बदले में इन लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और अपना कुत्ता मेरे पे छोड़ दिया। मेरी टांग देखो, पूरी बर्बाद हो गई है। उसके ठीक पीछे बहुत सारे लोग हाथ में बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, हमारा बच्चा वापस करो, उस अपराधी जैंग दाजुन को सजा दो, मुजरिमों को छिपाना बंद करो। मेई चाओफेंग ने मोटा पैसा देकर सिटी के न्यूज रिपोर्टर्स को भी बुलाया था। वो रिपोर्टर्स ऐसे आए थे जैसे किसी शार को खून की महक मिल गई हो। कैमरास और लाइट्स लगातार फ्लैश हो रही थी। एक रिपोर्टर ने माइक सीधा मेई चाओफेंग के मुंह पर लगाया और पूछा, क्या आप उस बच्चे के लीगल गार्डियन हैं? हाँ, मैं उसका सगा मामा हूँ। उसके माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। मैंने ही अपना खून पसीना एक करके उसको पाल पोस कर बड़ा किया। क्या ये आसान था मेरे लिए? मेई चाओफेंग रोते हुए ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहा था जैसे कोई टॉप का एक्टर हो। और ठीक उससे कुछ दूरी पर एक काले रंग की कार में डिप्टी मेयर झाओ देहान और मेई चाओक्स्योंग ये सब नजारा देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अमीनी हंसी थी। मेई चाओक्स्योंग ने अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा, वाह सर, ये तो कमाल का प्लान है। मेयर झाओ, ये पब्लिक और मीडिया प्रेशर वाला ट्रिक जबरदस्ती घुसने से ज्यादा असरदार निकला। झाओ देहान ने हंसी हंसकर कार की खिड़की से अपनी सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, वो ली जियान रैंक में भले ही ऊपर हो, पर आखिर में है तो वो एक डॉक्टर ही। उसे अपनी इमेज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मीडिया इस बात का बवाल मचा देगी कि मिलिट्री वालों ने एक बच्चा किडनैप कर लिया है, तो गवर्नमेंट खुद इस मामले में दखल देगी और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए ना चाहते हुए भी उन्हें उस लड़के को वापस करना पड़ेगा। उस वक्त हॉस्पिटल के ऑफिस में ली जियान खिड़की के पास खड़ा था। बाहर का ड्रामा देखकर उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। उसके ठीक पीछे झांग दाजुन परेशानी से अपने पैर जमीन पर पटक रहा था। डॉक्टर ली, मुझे बाहर जाने दो, मैं जाकर सब सच्चाई बताता हूँ। वो मेई चाओफेंग झूठ बोल रहा है। पर ली जियान ने अपने हाथ झांग दाजुन के कंधों पर रखे, उसे शांत करते हुए बोला, अगर तुम अभी बाहर गए तो उनके जाल में फंस जाओगे। उन्हें चाहिए ही यही कि फाइट हो। जैसे ही तुम उन पर हाथ उठाओगे, कल न्यूज़पेपर की हेडलाइन यही होगी कि एक रिटायर्ड सोल्जर ने एक बच्चे की फैमिली को पीटा। तो क्या करें? क्या इन्हें खुलेआम कीचड़ उछालने दे? अगर चंचन उठ गया और उसने सुन लिया तो भरोसा रखो। ली जियान ने अपना गोल्डन चश्मा एडजस्ट करते हुए कहा। उसने अपनी नजर दूर आसमान में टिकी हुई थी और उसके होठों पर एक बहुत ही खतरनाक हंसी आ गई। मेरे सर्जिकल ब्लेड का काम सिर्फ लोगों की जान बचाना है, मारना नहीं। लेकिन ये कचरा साफ करने वाला काम मुझसे ज्यादा अच्छे से किसी और को आता है। वो अपनी बात पूरी कर ही पाता कि अचानक दूर आसमान से एक भारी और लगातार गूंजने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले वो आवाज किसी तूफान की गड़गड़ाहट जैसी लगी और देखते ही देखते वो किसी जानवर की भयानक दहाड़ में बदल गई। गेट पर हो रहा सारा हल्ला गुल्ला अचानक शांत हो गया। हर किसी ने घबराकर अपना सर ऊपर उठाया। देखते ही देखते बादल फट गए और उनके अंदर से 5 डार्क ग्रे कैमोफ्लेज वाले भारी आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स आते हुए दिखे। वो हेलीकॉप्टर्स वी शेप वाली अटैक फॉर्मेशन में बड़े दबदबे के साथ शहर के ठीक ऊपर से गुजरे। इससे पहले कि लोगों को समझ आता कि वहां हो क्या रहा है, उनमें से सबसे बीच वाला हेलीकॉप्टर जिस पर 001 नंबर लिखा था, वो बेहद रौब दिखाते हुए हॉस्पिटल के ठीक गेट के ऊपर हवा में ठहर गया। जमीन से उसकी ऊंचाई बस 20 मीटर की ही थी। हेलीकॉप्टर के रोटर की इतनी तेज हवा आई कि मेई चाओफेंग और उसकी पत्नी आंखें तक न खोल पाए। वो डर के मारे जमीन पर थर-थर कांप रहे थे। चॉपर का डोर खुला, वहां कोई रस्सी नहीं डाली गई। एक लंबा चौड़ा शख्स सीधा उस ऊंचाई से हवा में छलांग लगाते हुए नीचे कूद गया। बूम! एक जवान आदमी धीरे से खड़ा हुआ। उसका चेहरा जो जैसे चाकू और कुल्हाड़ी से तराशा गया हो, गुस्से से भरा हुआ था। ये थे साउथ ईस्ट वॉर जोन के डेप्यूटी कमांडर शाओ युआन, कोड नेम शुरा डीमन। और उसके ठीक पीछे बाकी 4 हेलीकॉप्टर से तेजी से रस्सी के सहारे पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस के 2 स्क्वाड्स नीचे उतरे। काले मास्क और ठंडी स्टील की बंदूकें। उन्होंने
देखते ही देखते पूरे मैदान को सील कर दिया। कौन यहाँ तमाशा कर रहा है? शाओ युआन की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर हेलीकॉप्टर की गूंज के बीच वो किसी भारी हथौड़े की तरह थी जो हर किसी के दिल पर जाकर लगी। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी की आवाज निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मे चाओफेंग जमीन पर पड़ा था। उसने उन चमकती हुई काली मिलिट्री बूट्स को अपने सामने आते देखा। वो डर के मारे इतना कांपा कि उसके दांत बजने लगे। मैं अपने भांजे को ढूंढ रहा हूं। शाओ युआन ने ऊपर से मे चाओफेंग को एक कीड़े की तरह घूर कर देखा। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। अचानक आगे झुककर उसने अपने एक बड़े हाथ से किसी लोहे के प्लायर की तरह मे चाओफेंग की गर्दन दबोच ली और उस 50 किलो से ज्यादा वजन वाले आदमी को एक हाथ से हवा में उठा लिया। मे चाओफेंग हवा में अपने पैर मारने लगा। उसका चेहरा तुरंत सूअर के कलेजे जैसा डार्क रेड हो गया। पास ही खड़ा एक बेवकूफ रिपोर्टर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कवर करने के चक्कर में आगे भागा। उसने कैमरा सीधा शाओ युआन के आगे कर दिया। छोड़ो उसे, ये जबरदस्ती पुलिस ब्रुटैलिटी है। तुम किस यूनिट से हो? चाहे तुम जनरल ही क्यों ना हो, किसी को ऐसे नहीं मार सकते। हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। शाओ युआन ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे किसी चींटी को देख रहा हो। अपना दूसरा हाथ जोर से घुमाते हुए फा, वो महंगा इंपोर्टेड कैमरा सीधा हवा में उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जा गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक्सपोज। शाओ युआन ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसने चारों तरफ देखा और उसकी आवाज बिजली की तरह गरजी। मैं साउथ ईस्ट वॉर जोन का शाओ युआन हूं। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि रूल्स इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए मेरी डिक्शनरी में सिर्फ मुक्के हैं। उसने अपने हाथ में पकड़े मे चाओफेंग को जमीन पर जोर से पटका, फिर अपनी जैकेट से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। ये वही मेडिकल इंजरी रिपोर्ट की कॉपीज थी जो ली ज़ेयान ने अभी अभी अपने असिस्टेंट से भिजवाई थी। जोर से रिपोर्टर्स की भीड़ की तरफ फेंकने का एक्शन। सूश। पेपर्स हवा में उड़ने लगे। अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर ठीक से देखो। 4 साल का बच्चा, वजन 10 किलो से भी कम, पूरे जिस्म के टिश्यूज डैमेज हैं, इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है। ये है वो मामा जिसका तुम लोग साथ दे रहे हो। शाओ यान ने जमीन पर पड़े मे चाओफेंग और मे दांटिंग की तरफ इशारा करके दहाड़ते हुए कहा, ये कतई मौत की कोशिश है। एक शहीद के अनाथ बच्चे पर अत्याचार है। कौन अब इन 2 जानवरों का साथ देगा? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मैं उसे अभी इसी वक्त देशद्रोह के इल्जाम में गोली मार दूंगा। उसके ठीक पीछे खड़ी स्पेशल फोर्सेस की टीम ने एक साथ मूव किया। तेजी से बंदूक रीलोड करने की आवाज, काली बंदूकों की नालियां उन तमाशा करने वालों की तरफ तान दी गईं। उस वक्त रिपोर्टर्स जमीन पर पड़ी इंजरी रिपोर्ट्स को देख रहे थे और उसमें दिख रही दिल दहला देने वाली जख्मों की फोटोज को देखकर मीडिया की हवा तुरंत बदल गई। बाप रे, इतना बेरहम! ये कैसा मामा है? ये तो शैतान है। हमें धोखा दिया गया है। ये जानवर सच में घटिया है। वहीं ठीक कुछ दूरी पर कार के अंदर जाओ देहान फटी आंखों से उस आदमी को देख रहा था। ठंडे पसीने से उसकी पीठ पूरी तरह भीग गई थी। शाओयान, वो यहाँ कैसे? ये मौत का फरिश्ता खुद सूचेंग कैसे आ गया? जाओ देहान एक सरकारी आदमी होने के नाते इस नाम की ताकत को अच्छी तरह जानता था। ये एक असली वॉरलॉर्ड है जिसके पास रियल मिलिट्री पावर है। ये ली ज़ेयान जैसे टेक्निकल मेडिकल ऑफिसर से बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। जाओ देहान के होंठ कांप रहे थे। खत्म, इस बार हमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मे चाओशियुंग अभी भी वही अकड़ दिखा रहा था। डरना क्या है? वो चाहे कितना भी बड़ा हो, क्या वो प्रोविंस से बड़ा है? बाहर का शेर भी लोकल गुंडे से डरता है। एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए जाओ देहान ने मे चाओशियुंग के मुंह पर मारा। तुझे क्या खाक पता है? ये मौत का फरिश्ता है। अगर इसका दिमाग खराब हुआ ना तो वो इस खटारा गाड़ी के साथ साथ हमें भी उड़ा देगा। जल्दी भगाओ यहाँ से। इससे पहले कि वो दोनों गाड़ी स्टार्ट कर पाते, शाओ यान ने जैसे कुछ महसूस किया और तुरंत अपना सिर घुमाया। उस बाज जैसी तेज निगाहों ने 10 मीटर दूर बर्फानी तूफान के बीच से भी ठीक उस काली कार को लॉक कर लिया। देख लिया। अपना हाथ उठाते हुए शाओ यान ने जाओ देहान की तरफ इशारा करके गला काटने का इशारा किया और उसके होठों ने बिना आवाज के कहा, अपनी गर्दन धोकर रखना। व्रूम। हॉस्पिटल के हॉल के बाहर शाओ युआन अंदर जाने से पहले जानबूझकर हवा के रुख में खड़ा रहा ताकि ठंडा हो सके। उसने अपने कपड़ों का कॉलर ठीक किया, फिर बड़े आराम से ध्यान रखते हुए हॉल का दरवाजा खोला। आ गए। ली ज़ेयान वहां खड़ा था और उसने एक गरम टावल आगे किया। शाओ युआन ने टावल लिया और जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। उसकी आवाज तुरंत भारी हो गई। ज़ेयान, बड़े भाई का बच्चा कैसा है? ली ज़ेयान ने गहरी सांस ली। होश आ गया है, आईसीयू में है, लेकिन उसे बहुत गहरा मेंटल ट्रॉमा है। वो कुछ बोल नहीं रहा और किसी को अपने पास आने भी नहीं दे रहा। अपने हाथों में वो फोटो कसकर पकड़ी हुई है, कोई उससे ले नहीं सकता। तुम जाकर देखो, फोटो में तुम बड़े भाई के ठीक बगल में खड़े हो, शायद वो तुम्हें पहचान ले। शाओ युआन ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। अपने भारी कदमों के साथ वो आईसीयू की तरफ आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाता, इस लोहे जैसे मजबूत आदमी का दिल उतना ही घबराने लगता। उसने अनगिनत दुश्मनों को मारा है, लाखों की फौज को कमांड किया है, लेकिन इस वक्त वो एक 4 साल के बच्चे का सामना करने से डर रहा था। डर कि वो रोएगा, उसे दर्द होगा, और सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो पूछेगा कि तुम लोग पहले क्यों नहीं आए। आईसीयू रूम के अंदर
मेरा छोटा सा जिस्म उस बड़े से हॉस्पिटल बेड पर सिकुड़ा हुआ था, किसी डरे हुए छोटे खरगोश की तरह। तभी शाओ युआन अंदर आया। उसने अपने कदम बिल्कुल हल्के रखे थे ताकि वो देखने में खतरनाक ना लगे। मैं जब इस लंबे चौड़े आदमी को अंदर आते देखा तो मेरी आंखें अचानक चमक उठीं। मैं इन कपड़ों को पहचानता था। ये बिल्कुल फोटो में पापा के साथ खड़े उस गुस्से वाले अंकल जैसे थे। बेड के पास आकर अपने एक घुटने पर बैठते हुए शाओ युआन ने मेरी उन बड़ी आंखों को देखा जो बिल्कुल कैप्टन ये जैसी थी, और उसके आंसू झरझर बहने लगे। चंचन, मैं शाओ अंकल हूँ, तुम्हारे पापा का जान छिड़कने वाला दोस्त। मैंने पलके झपकने लगा और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने छोटे हाथ जिसमें ड्रिप लगी थी उस फोटो को ऊपर उठाते हुए मैंने उस फोटो में दिख रहे उस गुस्से वाले चेहरे की तरफ इशारा किया। फिर शाओ युआन की तरफ इशारा करके पूछा, क्या आप यही अंकल हो? शाओ युआन खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया। अपने उस छोटे से हाथ को अपनी दाढ़ी वाले खुरदुरे चेहरे पर रखते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। हाँ, मैं शाओ अंकल हूँ। चंचन, मत डरना, तुम्हारा अंकल आ गया है। अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे उसके खुरदुरे पर गर्म स्पर्श का एहसास हुआ। बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर मैंने शाओ अंकल के आंसू पोंछे। चंचन को अब दर्द नहीं हो रहा। ली अंकल ने चंचन को टॉफी दी थी। दरवाजे के बाहर ली ज़ेयान और जांग डाजुन ये सब देख रहे थे। दोनों ने चुपचाप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने आंसू पूछने लगे। दूसरी तरफ जाओ देहान और मे चाओ शियोंग, जो अभी भी डर से कांप रहे थे, एक प्राइवेट वीआईपी रूम में छुपे थे। जाओ देहान एक के बाद एक शराब के ग्लास पी रहा था। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। सब खत्म। शाओ युआन खुद मैदान में उतर आया है। ऊपर से वो इंजरी रिपोर्ट। वो ली ज़ेयान भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। इस बार तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। डरना क्यों है? मे चाओ शियोंग भले ही अंदर से डरा हुआ था, पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। वो एक मुजरिम था। हालात जितने खराब होते वो उतना ही पागल हो जाता। हमारे हाथ में अभी भी आखिरी पता बचा है ना? कौन सा पता? वो स्टेट वाले। मे चाओ शियोंग ने अपनी आवाज धीमी की। आप भूल गए? वो जनाब तो आप ही की टीम यानी लाइन के हैं, और मैंने सुना है कि वो इन दिनों सेंटर यानी बीजिंग में ट्रांसफर लेने की रेस में है। उसे सबसे ज्यादा स्कैंडल से डर लगता है। अगर हम फंस गए तो जो पहले उसके गंदे काम हमने किए थे। जाओ देहान की आंखों में चमक आई। सही कहा, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो किसी से नहीं डरता। अगर मिलिट्री वाले हमारी जान लेने पर तुले हैं तो फिर हमें मत बोलना अगर हमने भी सब बर्बाद कर दिया। दांत पीसते हुए अपना फोन उठाते हुए जाओ देहान बोला, मैं अभी वाइस गवर्नर यान को कॉल करता हूँ। मैं कहूंगा कि मिलिट्री सरकार के काम में दखल दे रही है, कि शाओ युआन अपने पर्सनल चक्कर में सुचेंग में अपना अलग राज यानी किंगडम चला रहा है। मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई कानून ही नहीं बचा। मे चाओ शियोंग की आंखों में जहर भरा था। और हाँ, शाओ युआन ताकतवर होगा, पर वो हमेशा तो हॉस्पिटल में पहरा नहीं दे सका। बस एक मौका मिलने दो, मैं किसी को अंदर भेज दूंगा। जब वो छोटा पिल्ला ही मर जाएगा तो सारे सबूत यानी गवाह ही खत्म हो जाएंगे। उस वक्त सुचेंग सिटी मिलिट्री हॉस्पिटल डायरेक्टर्स ऑफिस। माहौल बहुत गर्म था। हवा में जैसे बारूद की महक थी। जोंग शान सूट पहने और बालों को एकदम ठीक से सेट किए हुए एक मिडिल एज्ड आदमी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और थूक उछालते हुए चिल्लाने लगा, ये बिल्कुल बकवास है। वो वाइस गवर्नर यन का सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ल्यू। उसके ठीक पीछे झाओ देहान सीना ताने खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक कमीने इंसान की जीत वाली चमक थी। अपना चश्मा ठीक करते हुए और अकड़ते हुए सेक्रेटरी ल्यू से बोला, वाइस गवर्नर यन ने अभी खुद कॉल किया था। उन्हें सुचेंग में हुई इस सो कॉल्ड मिलिट्री और लोकल गवर्नमेंट की लड़ाई पर बहुत ज्यादा फिक्र है। उसने आगे बताया कि गवर्नर यन का कहना है कि इस मामले को 2 हिस्सों में देखना चाहिए। मे चाओफेंग ने एक बच्चे पर अत्याचार किया, वो उसका पर्सनल मामला है और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाहर खड़े मे चाओ शियोंग और झाओ देहान की तरफ इशारा करते हुए उसने अपनी बात घुमाई और बोला, डेप्यूटी मेयर झाओ और मे चाओ शियोंग को धोखा दिया गया था। वो तो बस उस बच्चे को बचाना चाहते थे ना। उनका तरीका शायद गलत था, पर उनका इरादा नेक था। लेकिन अब मिलिट्री वाले उन्हें जाने नहीं दे रहे और तुमने तो आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स तक बुला लिए हैं। इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। गवर्नर यन का ऑर्डर है कि मे चाओफेंग और उसकी पत्नी को कानून के हवाले कर दो और बाकी सभी बेकसूर लोगों को तुरंत रिहा करो और इस मामले को यहीं खत्म करो। सोफा पर बैठकर एक काली ग्लॉक पिस्टल साफ करते हुए शाओ युआन ने अपना सिर उठाया। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे किसी मुर्दे को देख रहा हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मामला यहीं खत्म करे? मेरा भतीजा अभी भी आईसीयू में पड़ा है। सेक्रेटरी ल्यू शाओ युआन की आंखों में देखकर डर गया, पर उसने सोचा कि उसके पीछे वाइस गवर्नर यन का हाथ है, तो उसने हिम्मत करके कहा, कमांडर शाओ, अपने बात करने के तरीके पर ध्यान दे। लोकल मामलों में मिलिट्री दखल नहीं दे सकती। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? बगावत? अचानक बंदूक जोर से टेबल पर पटकते हुए फाह एक तेज आवाज आई और चाय का कप टूटकर चूर चूर हो गया। शाओ युआन जैसे ही मारने के लिए खड़ा होने वाला था, एक लंबे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। अपना चश्मा ठीक करते हुए और ठंडी आवाज में ली ज़ेयान बोला, नंबर 5, गुस्से में मत आओ। ऐसे घटिया इंसान को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। और वैसे भी ये लोग अभी अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। लीगल तरीके से इन पर एक्शन लेना सच में थोड़ा मुश्किल है। जाओ देहान ये देखकर और भी हवा में उड़ने लगा। बिल्कुल सही कहा। डायरेक्टर ली एक समझदार आदमी है। अगर तुम लोग उस मे चाओ शियोंग को छोड़ दो और मीडिया में एक स्टेटमेंट दे दो कि ये सब एक गलतफहमी थी, तो आगे चलकर हम दोस्त बन सकते हैं। तभी धुम
धुम धुम। खिड़की के बाहर जमीन पर अचानक एक रिदमिक कंपन महसूस हुआ और उसके ठीक बाद बड़े ट्रक्स के रिवर्स करने की बीप बीप आवाज आने लगी। ये भारी ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय के आने की आवाज थी। क्या हो रहा है? क्या कोई और मिलिट्री यूनिट आ गई? चौंकर खिड़की से नीचे देखते हुए जाओ देहान के होश उड़ गए। जो गाड़ियां आई थीं, वो मिलिट्री के हरे ट्रक्स या आर्म्ड व्हीकल्स नहीं थे, बल्कि वो काले रंग की होंगची रेड फ्लैग लग्जरी कार्स का एक पूरा काफिला था। पूरी बीफ गाड़ियां थी। वो काफिला पूरे दबदबे के साथ हॉस्पिटल के ग्राउंड में दाखिल हुआ। काले सूट और सफेद ग्लव्स पहने हुए बहुत सारे लोग तेजी से गाड़ियों से उतरे। कुछ लोग रेड कारपेट बिछाने लगे और कुछ लोग बड़े बड़े बॉक्सेस उतारने लगे। सेक्रेटरी ल्यू भी दंग रह गया। ये कौन सा बड़ा लीडर आ गया? इसका शानो शौकत तो वाइस गवर्नर यान से भी ज्यादा है। ठीक बीच में खड़ी स्ट्रेच होंगची लिमुजीन का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से लगभग 30 साल का एक आदमी बाहर आया। उसने बहुत ही बढ़िया फिट आने वाला डार्क ग्रे रंग का कश्मीरी ओवरकोट पहना हुआ था और गले में एक स्कॉटिश चेकर्ड मफलर डाला हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल गोरा और साफ सुथरा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गर्म जोशी वाली मुस्कान थी। अपने एक हाथ में बेशकीमती लाल चंदन की माला घुमाते हुए और दूसरे हाथ में एक मोटी सी काले रंग की अकाउंट बुक पकड़े हुए ये था असली फैंग स्क्वाड का डिमोलिशन एक्सपर्ट और लॉजिस्टिक्स मैनेजर, जो अब जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डेप्यूटी मिनिस्टर था। ये चिंगशू ऑफिस के अंदर आकर मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखते हुए ये चिंगशू बोला, नंबर 2, नंबर 3, क्या चल रहा है? इतनी छोटी सी बात अभी तक सॉल्व नहीं हुई, मुझे खुद ही आना पड़ा। अपनी गन अंदर रखते हुए और ठंडी आवाज में शिया युआन बोला, कुछ मक्खियां आ गई थी, दिमाग खराब कर रही हैं। सेक्रेटरी ल्यू ने ये चिंगजू को देखा। उसे वो चेहरा अनजान लगा, पर उसकी पर्सनालिटी देखकर समझ आ गया कि ये कोई बहुत अमीर या पावरफुल इंसान है। तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन है? ये चिंगजू ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सीधा जाकर सोफा पर बैठते हुए और वो काली अकाउंट बुक टेबल पर फेंकते हुए उसने अपने असिस्टेंट की तरफ एक चुटकी बजाई और बोला, जाओ उस आदमी को अंदर लाओ जिसका नाम मई कुछ श्योंग है, और हाँ, डेप्यूटी मेयर जाओ को बता दो कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके साथ कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। जाओ देहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, तुम होते कौन हो? ये सूचंग है, मैं यहाँ का डेप्यूटी मेयर हूँ। अपनी पलके उठाकर जाओ देहान को देखते हुए ये चिंगजू ने आराम से अपनी अकाउंट बुक का पहला पन्ना खोला। जाओ देहान, मेल, 46 ईयर्स, सूचंग का सिटी कंस्ट्रक्शन का डेप्यूटी मेयर। 1982 में साउथ सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पास करने के लिए योंगजी कंस्ट्रक्शन कंपनी से 3 लाख की रिश्वत ली। 1983 में मकाओ के ग्रैंड लिस्बोआ कैसीनो में पब्लिक फंड से 2 लाख हारा, जो मई चाओ शिवांग ने चुकाया। 1984 में यानी पिछले ही महीने तुमने प्रोविंस कैपिटल में अपनी मिस्ट्रेस के लिए एक विला खरीदा। प्रॉपर्टी के पेपर्स पर तुम्हारे साले का नाम है, पर पैसा फिर से मई चाओ शिवांग ने दिया। जाओ देहान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ठंडा पसीना किसी झरने की तरह बहने लगा। तुम बकवास कर रहे हो। तुम कौन हो? ये बदनामी है। ये चिंगजू हंसा। बदनामी? डेप्यूटी मेयर जाओ, इस एक एक हिसाब का मेरे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कैसीनो का सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारी मिस्ट्रेस का स्टेटमेंट मौजूद है। बुक बंद करके थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए वो बोला, मेरा इंट्रो सुनो, मैं ये चिंगजू हूँ। पूरी मिलिट्री का पैसा मैं संभालता हूँ और इसके साथ सभी बड़े बैंक्स की स्पेशल ऑडिट पावर भी मेरे पास है। मेरी इस बुक में ऐसा कोई पैसा नहीं जो ढूंढा ना जा सके। बात बस इतनी है कि मैं किसकी तलाशी लेना चाहता हूँ। ये चिंगजू। पास खड़ा सेक्रेटरी ल्यू ये नाम सुनकर कांप उठा। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो लगभग जमीन पर गिरने वाला था। एक प्रोविंशियल सेक्रेटरी होने के नाते उसे इस नाम की अहमियत बहुत अच्छी तरह पता थी। वो टॉप लेवल सरकारी बिजनेसमैन है, एक कुबेर यानी गॉड ऑफ वेल्थ, जिसके पास देश के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की चाबी है। यहाँ तक कि प्रोविंस के बजट डेफिसिट यानी घाटे को कवर करने के लिए भी उसकी परमिशन चाहिए होती है। वाइस गवर्नर यान भी जब उससे मिलते हैं तो बहुत इज्जत से मिनिस्टर यान बुलाते हैं। सेक्रेटरी ल्यू की आवाज कांप रही थी। मिनिस्टर यान, ये सब एक गलतफहमी है। गवर्नर यान को पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। अपने हाथ में पकड़ी माला के दानों को आराम से घुमाते हुए ये किंग जो बोला, गवर्नर यान, तुम्हारा मतलब यान लिबन है ना? उसका अभी वाला कॉल बहुत ही सही टाइम पर आया था और इत्तेफाक से मेरे पास उसका भी एक हिसाब किताब है। सूचेंग का वो आधा अधूरा पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट, लगता है गवर्नर यान के साले का भी उसमें शेयर था, है ना? सेक्रेटरी ल्यू का चेहरा मौत जैसा फीका पड़ गया और वो धड़ाम से कुर्सी पर गिर गया। उसने मान लिया कि अब सब खत्म हो चुका है। ये आदमी यहाँ बातचीत करने नहीं आया है, ये उनकी कॉन्फिस्केट करने आया है। अपनी जगह से उठकर डर के मारे पत्थर बन चुके जाओ देहान के पास जाते हुए ये किंग जो ने उसके पसीने और तेल से भरे चेहरे पर हल्की सी थपकी दी। जाओ देहान, अब अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में बैठकर ये हिसाब जोड़ते रहना। ये किंग जो ने हल्के से आवाज लगाई, कोई है? दरवाजे के बाहर से काले सूट पहने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए। पूरी तरह बेहोश से हो चुके जाओ देहान को उठाते हुए उन्होंने कहा, ले चलो, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस भेज दो। इल्जाम क्या है? मिलिट्री सीक्रेट्स चुराने की कोशिश और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालना। जाओ देहान को निपटाने के बाद ये किंग जो ने सेक्रेटरी ल्यू की तरफ देखा। वापस जाकर यान लिबेन को बोल देना कि अपनी हद में रहे। सेक्रेटरी ल्यू गिरता पड़ता वहां से दुम दबाकर भाग गया। शाओ युआन बोला, नंबर 5, तुम सच में कमीने हो, मेरा मतलब तुम सच में खतरनाक हो। आंखें घुमाते हुए ये किंग जो बोला, ठीक है, मक्खन लगाना बंद करो, मैं बेटे को देखने जा रहा हूँ। रूम में शांगदार जुन हाथ में कटोरा पकड़े मुझे बेढंगे तरीके से मना रहा था। चंचन प्यारा बच्चा, एक घूंट और पी लो। मैंने ना में सिर हिलाया, छोटा सा मुंह लटकाया और आंसू भरी आंखों से बोला,
अंकल ये अच्छा नहीं है, मुझे कुछ मीठा खाना है। बेचारा होकर सिर हिलाते हुए शांग दा जुन बोला, डायरेक्टर ली ने कहा है कि तुम मीठा नहीं खा सकते वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और ये चिंग चो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। किसने कहा मीठा नहीं खा सकते? उसके ठीक पीछे लंबी टोपी पहने दो शेफ्स थे जो एक सिल्वर फूड ट्रॉली पुश करते हुए अंदर आ रहे थे। पीछे आते हुए और चिढ़कर ली ज़ियन बोला, नंबर 5 कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, उसका डाइजेशन अभी बहुत कमजोर है। फिक्र मत करो मेरे महान डायरेक्टर, ट्रॉली पर रखे खाने का कवर हटाते हुए ये चिंग जो बोला। उसके अंदर एक बहुत सुंदर चाइना क्ले का बोल था जिसमें दूधिया सफेद रंग का एक थिक पेस्ट ऐसा कुछ था जिससे बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। ये मैंने स्पेशली न्यूजीलैंड से फ्लाइट के जरिए शीप्स कोलेस्ट्रम भेड़ का पहला दूध मंगवाया है। इसमें 100 साल पुराने वाइल्ड जिनसिंग से निकला राइस ऑयल मिला है और थोड़ा सा मनुका हनी डाला है। इसमें न्यूट्रिशन भी है, डाइजेस्ट करने में भी आसान है और ये मीठा भी है। ये चिंग जो मेरे बेड के पास आया, मुझ कमजोर से बच्चे को देकर जिसको देकर किसी का भी दिल रो पड़े, उसका दिल पिघल गया। चिन मैं अंकल ये हूँ। कटोरा उठाकर एक सोने के चम्मच से थोड़ा सा निकालते हुए और हल्के से फूंक मारकर ठंडा करते हुए ये चिंग चौ ने कहा, लो चक्कर देखो जो तुम्हारा अंकल तुम्हारे लिए लाया है। डरते डरते उसे देखते हुए मैंने अपना मुंह खोला और एक घूंट लिया। मीठा और इतना स्वादिष्ट जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। अच्छा लगा? ये चिंग चो ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बहुत अच्छा है, जैसे जैसे मम्मी के हाथों का स्वाद। ये मम्मी के हाथों का स्वाद सुनकर ये चिंग चो की आंखें और भी नम हो गई। अगर अच्छा लगा तो अब हर रोज खाना। तुम्हारे अंकल ने वो पूरा शीप फार्म ही खरीद लिया है ताकि वो खास चंचन के लिए दूध दे सके। तभी कमरे के बाहर से एक हंगामा सुनाई दिया। छोड़ो मुझे, मैं मी चाओ शोंग हूँ, मुझे डेप्यूटी मेयर जाओ से मिलना है। दो गार्ड्स ने मी चाओ शोंग को किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए दरवाजे तक लाकर पटका। वो अभी भी छूटने की कोशिश कर रहा था और सूचेंग में अपने पॉलिटिशियंस दोस्तों का नाम लेकर इस सिचुएशन से बचना चाहता था। पर अंकल यी चेंगजू अपनी जगह से खड़े हुए। उनके चेहरे की वो मीठी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। वो वार्ड से बाहर निकले और ऊपर से मी चाओ शोंग को किसी कीड़े की तरह घूर कर देखा। अपनी जैकेट से वही काली अकाउंट बुक निकालते हुए उन्होंने एक खास पन्ना खोला, उसे फाड़ा और सीधा मी चाओ शुंग के चेहरे पर फेंककर ठंडी आवाज में बोले, जाओ देहान अभी लॉकअप में बैठकर अपनी गलतियों का कन्फेशन लिख रहा होगा। उसके पास अब तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अपनी महंगी घड़ी की तरफ देखते हुए अंकल यी की आवाज और खतरनाक हो गई। जहां तक तुम्हारी कंपनी की बात है, तुम्हारा डांस हॉल, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स ठीक 5 मिनट पहले बैंक ने फ्रीज कर दिए हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हो चुका है। और हाँ, वो 3 करोड़ का लोन जो तुमने उधार लिया था, उसके मालिक ने वो डेट यानी कर्जा अब मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया है। मी चाओ शुंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो फर्श पर ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी मछली का गला दबा दिया हो। बैंकरप्ट, इतना बड़ा कर्जा? नीचे बैठकर मी चाओ शुंग के डरे हुए चेहरे पर थपकी मारते हुए अंकल यी ने कहा, अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम देख सको कि कैसे सूचेंग का सबसे अमीर आदमी एक ऐसे भिखारी में बदल गया जिसको भीख मांगने का भी हक नहीं है। ये कहकर अंकल यी खड़े हो गए। घिन से अपने हाथ साफ करते हुए उन्होंने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, ले जाओ इसको, हॉस्पिटल का फर्श गंदा मत करने दो इसको। मी चाओ शुंग को किसी कीचड़ की तरह घसीटते हुए जाते देख अंकल यी ने अपने कोट को ठीक किया, पीछे मुड़कर श्याओ अंकल और ली अंकल से बोले, हो गया, बाहर का काम निपट गया, अब आगे बारी है सबसे खतरनाक शख्स के आने की, है ना? सुबह के 10 बजे थे। मेजिया गांव में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। कुछ आवारा लोग धूप सेकते हुए अभी भी मेरे बारे में बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि अच्छा हुआ कोई उस मनहूस अनाथ बच्चे को ले गया और उस शैतान मामा की किस्मत खराब थी जो मैं उसके गले पड़ गया था। पर तभी अचानक धुम 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 जमीन के पत्थर हवा में उछलने लगे। ये किसी बहुत भारी मशीन के जमीन पर चलने की आवाज थी। एक आवारा आदमी ने हैरानी से अपना सिर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के रास्ते पर 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स आ रहे थे। उनकी भारी कैनन्स आसमान की तरफ थी। उनके पीछे स्पेशल फोर्सेस से भरे 10 मिलिट्री ट्रक्स थे और हवा में 3 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स वी फॉर्मेशन में नीचे उड़ते हुए आ रहे थे, जिनकी तेज हवा में गांव के घास के ढेर उड़ा दिए थे। बाप रे, आर्मी, पूरी आर्मी आ गई है। गांव वाले डर के मारे बुरी तरह घबरा गए और गिरते पड़ते गांव के अंदर भागने लगे। बूम! पहला आर्मर्ड व्हीकल बिल्कुल नहीं रुका। उसने सीधा मेजिया विलेज लिखे हुए लकड़ी के गेट को तोड़कर गिरा दिया। वो लोहे का जानवर गांव के सेंटर स्क्वायर में आकर रुका। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक भारी मिलिट्री बूट ने जमीन पर जोर से कदम रखा और जमीन पर पड़ी बर्फ उछल गई। जो शख्स बाहर आया वो 6 फीट 4 इंच लंबा था और एक लोहे के टावल जैसा मजबूत था। उसने स्पेशल फोर्सेस का कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसका टैक्टिकल वेस्ट उसके मसल्स की वजह से फटने को हो रहा था। आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस थे और मुंह में एक बिना जली सिगार दबाई थी।
ये थे मेरे तीसरे अंकल, फैंग स्क्वाड के ओरिजिनल असॉल्ट टीम मेंबर और अब स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड के कमांडर ले हू, थंडर गॉड। उनके ठीक पीछे जांग दाजुन लंगड़ाते हुए गाड़ी से कूदा, अपने ब्लैक सनग्लासेस उतारते हुए। लेई अंकल की वो आंखें सबको दिखीं जो गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भूखा शेर किसी को कच्चा चबाने वाला हो। उन्होंने इस शांत दिखने वाले छोटे से गांव पर एक नजर डाली और दांत पीसकर ऑर्डर दिया, अरेस्ट देम, पकड़ लो सबको। उनका ऑर्डर मिलते ही सैकड़ों फुली आर्म्ड स्पेशल फोर्सेज भूखे शेरों की तरह गांव के हरे कोने में घुस गए। जांग दाजुन का हाथ कस के पकड़ते हुए लई अंकल की भारी आवाज गूंजी, मेरे चेन चेन को किसने परेशान किया था? उसकी थंडर को किसने मारा था? तुम बस उंगली रखो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। जांग दाजुन की आंखें आंसुओं से लाल थीं। उसने रोते हुए गांव के ईस्ट साइड वाले एक घर की तरफ इशारा किया और बताया कि वहां का आदमी कसाई है। परसों वही आदमी कुत्ते को पकड़ने वाली रस्सी लेकर आया था और थंडर को मारकर खाने के लिए घसीट रहा था। कॉक! लई अंकल जोर से दहाड़े और लंबे कदम भरते हुए उस घर की तरफ भागे। घर का दरवाजा बंद था, पर लई अंकल ने दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं समझा। जोर से एक भारी किक मारते हुए फा! वो मोटा लकड़ी का दरवाजा किसी पेपर की तरह टूटकर अंदर जा गिरा। अंदर बैठे शराब पी रहे उस कसाई ने डरकर अपना चाकू उठाने की कोशिश की, पर लई अंकल पहले ही अंदर घुस चुके थे। एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटकते हुए लई अंकल चिल्लाए, तुझे एक मिलिट्री डॉग का गोश्त खाना था? पहले मैं तेरी ये पूरी चर्बी उतारता हूँ, ले जाओ इसे स्क्वायर पर घसीट कर। फिर जांग दाजुन ने एक और घर की तरफ इशारा किया जहां के बच्चे ने मुझ पर और थंडर पर पत्थर मारे थे और उसकी मां हंसी थी। स्पेशल फोर्सेस उस घर में भी दरवाजा तोड़कर घुस गए। वो मोटा बच्चा डर के मारे रोने लगा। उसकी बेशरम मां ने हंगामा करना चाहा, तुम आर्मी वाले किस हक से हमें पकड़ रहे हो? क्लिक! एक काली बंदूक सीधे उसके माथे पर तानते हुए एक कमांडो बोला, बकवास बंद और चल। सीन 4, शहीद का सच और जमीर की मौत। सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरा मेजा विलेज छान मारा गया। दसियों लोग जिन्होंने मुझे परेशान किया था या चुपचाप तमाशा देखा था, सबको स्क्वायर में लाकर इकट्ठा कर दिया गया। ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाकी सैकड़ों लोगों से एक बड़ा सर्कल बनवा लिया गया था। उस सर्कल के अंदर वो 300 मुजरिम अपने घुटनों पर बैठे थे, जिसमें वो कसाई, उन बदमाश बच्चों के पेरेंट्स और सबके ठीक सेंटर में हॉस्पिटल से स्पेशली लाए गए मई चाओफेंग और मई डांटिंग हथकड़ी पहने बैठे थे। ठंड के मारे उनकी नाक बह रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही अकड़ थी। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हाथ में मेगाफोन लेते हुए लई अंकल ने पहले आसपास खड़े सभी गांव वालों को घूर कर देखा। यही थे वो जाहिल और बेहिस लोग जिन्होंने एक शहीद के अनाथ बच्चे की उस नरक जैसी जिंदगी पर चुपचाप तमाशा देखा था। मई चाओफेंग को देकर एक ठंडी मुस्कान देते हुए लई अंकल बोले, क्या हुआ, अभी तक अकड़ बाकी है? क्या तुम्हें लगता है कि अपने घर के बच्चे पर जुल्म करना हमारा मामला नहीं है? मई चाओफेंग ने अपना सिर उठाया। हालांकि वो डरा हुआ था, पर उसने अपना वही घटिया लॉजिक दिया कि ये फैमिली मैटर है और वो मेरा मामा है। घर का मामला? गुस्से से मेगाफोन जमीन पर फेंकते हुए और एक झटके से अपना यूनिफॉर्म फाड़ते हुए ले अंकल ने अपनी छाती सबको दिखाई, जिस पर बहुत से जख्मों के निशान, स्कार्स थे। अपनी छाती पर बने एक लंबे निशान की तरफ इशारा करके दहाड़ते हुए वो बोले, दिख रहा है ये स्कार? ये 1984 की बात है। लाओशैन के बॉर्डर पर एक रॉकेट से उड़ गया था मैं। मेरी मौत तय थी, तो कौन था जिसने मुझे अपनी पीठ पर उठाया और उस माइन फील्ड में 3 किलोमीटर तक जमीन पर रेंग कर लाया? कौन था जिसने अपना आखिरी पेन किलर मुझे दिया और खुद गोली के दर्द को सहता रहा? वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। सिर्फ ले अंकल की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। नॉर्थ साइड की तरफ उस दूर बॉर्डर की दिशा में इशारा करते हुए उनकी आवाज किसी जख्मी जानवर की चीख जैसी लग रही थी। वो ये थिंग था, वही जिसे तुम लोग मरा हुआ शैतान कह रहे हो। वो इस बच्चे का सगा बाप था। उसने अकेले बस एक गन से उस बॉर्डर पर होल्ड किया और एंड में दुश्मनों के साथ एक ग्रेनेड से खुद को उड़ा लिया। जब वो मरा, उसकी एक हड्डी भी ठीक से नहीं मिली। उसने बॉर्डर्स पर अपनी जान दी, लेकिन क्यों? इसलिए ताकि तुम लोग चैन से खेती कर सको और आराम से सो सको। गुस्से से मई चाओफेंग की तरफ उंगली करते हुए ले अंकल चिल्लाए, लेकिन तुमने उसके बच्चे के साथ क्या किया? उसे लकड़ी के गोदाम में रखा, सड़ा हुआ खाना खिलाया, जानवर की तरह पीटा। उसने तुम लोगों के लिए अपना सारा खून बहा दिया और तुमने उसके बच्चे का ही खून चूसा। अगर तुमने उसे बस थोड़ा सा गर्म खाना दिया होता तो आज लेहू यहां सबको सिर झुकाकर थैंक यू कहता, पर तुमने वो भी नहीं किया। बूम! अपने हाथ से एक भारी पत्थर पर जोर का मुक्का मारते हुए ले अंकल ने उस मजबूत ग्रेनाइट के पत्थर को चिटका दिया। वहां उन गांव वालों में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए आगे आया और ले अंकल के सामने अपने घुटनों पर झुक गया। ये हमने क्या पाप कर दिया? हीरो, ये हमें माफ कर दो, हम सब आपके गुनहगार हैं। वो बाकी बचे लोग जो चुप थे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। धड़ धड़ स्क्वायर में मौजूद सभी लोग अपने घुटनों पर आ गए थे। वहां अब रोने और अफसोस की आवाजें गूंजने लगी थी। वो कसाई जमीन पर अपना सिर मार मार कर रो रहा था, जिससे उसका खून बहने लगा था। उन बदमाश बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जोर से थप्पड़ मारा और उनका सिर जमीन पर टच करवाकर मुझसे और मेरे पापा से माफी मांगने को कहा।
पूरा मेजिया विलेज अपनी शर्मिंदगी में घिर चुका था। ये उनकी तरफ से बहुत लेट आई हुई माफी थी, लेकिन कम से कम अब इंसाफ हो रहा था। लेकिन उन सब लोगों के रोने और माफी मांगने के बीच भी घुटनों के बल बैठे मे चाओफिंग और मे दांटिंग अभी भी अपनी अकड़ से गर्दन ऊंची करके बैठे थे। उनके चेहरे पर डर तो था, पर इस डर से ज्यादा वो किसी ऐसे जुआरी की तरह लग रहे थे जो सब कुछ हार गया हो और अब खुद को पागल कर चुका हो। घुटनों के बल बैठे हुए जोर से चिल्लाता हुआ मे चाओफिंग दहाड़ा, मैं नहीं मानता इसको। उसकी इस आवाज से बाकी सभी लोगों का रोना रुक गया। उसने सिर उठाकर ले अंकल को बड़ी नाराजगी और नफरत वाली नजर से घूर कर देखा। ठंड से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठे उस शैतान मामा मे चाओफिंग ने एक ऐसी घटिया बात बोली जिसे सुनकर वहां सभी के होश उड़ गए। क्या फर्स्ट क्लास मेरिट, कैसी देश की रक्षा? वो पागलों की तरह चिल्लाया। वो येतिंग वहां अपनी मर्जी से गया था, इससे मेरा क्या लेना देना? वो मर गया, उसकी बीवी भी मर गई, तो वो मिलिट्री मेडल एक इनहेरिटेंस बन गया। मैं उनका अकेला रिश्तेदार बचा हूं। मैंने उसे बेचकर पैसे कमा लिए, तो क्या गलत किया? ये मेरा कानूनी हक है। मे चाओफिंग जैसे आखिरी तिनके का सहारा ले रहा था। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। तुम लोग अब इतनी अकड़ दिखा रहे हो, पिछले 4 साल से कहां मर गए थे? अब यहां अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो? मेरे पास लॉयर है। मेरे बड़े साले मे चाओशोंग पर अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। ये बस एक आपस का मामला है, फैमिली डिस्प्यूट। तुम लोग मुझे डराना बंद करो। ज्यादा से ज्यादा कुछ साल की सजा होगी। जब मैं बाहर आऊंगा तो वापस उस अनाथ पिल्ले को ढूंढ कर निकालूंगा। पूरा गांव सुन्न रह गया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इस हद तक बेशरम और नीच हो सकता है। यहां तक कि जमीन पर बैठे गांव वाले भी हैरानी से उस औरत और आदमी को देखने लगे, जैसे किसी 2 अजीब मॉन्स्टर्स को देख रहे हो। ले अंकल यानी थंडर गॉड को इतना गुस्सा आया कि उनकी हंसी छूट गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मे चाओफिंग के ठीक आगे आकर खड़े होते हुए उनकी शेर जैसी आंखों में से गुस्से की वो आग अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी शांति थी जैसी मुर्दों को देखते वक्त होती है। अपना सिर हिलाते हुए, अपनी कमर से पिस्टल निकालकर कॉ करते हुए काली बंदूक की नली सीधा मे चाओफिंग के माथे पर लगा दी गई। जब तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ले अंकल की उंगली ट्रिगर पर आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगे। मुझे मत मारो। मे चाओफिंग को आखिरकार डर लगने लगा और उसकी पैंट गीली हो गई, पर वो अभी भी अकड़ते हुए बोला, तुम एक बेकसूर को नहीं मार सके। इतने सारे लोग देख रहे हैं। घबराकर आगे भागते हुए और ले अंकल का हाथ पकड़ते हुए जैंग दाजुन चिल्लाया, कमांडर ले, ऐसे घटिया इंसान के लिए खुद पर इल्जाम मत लो। कैप्टन ये ऊपर से सब देख रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम ऐसे आदमी को मारकर अपने हाथ गंदे करो। ले अंकल की बाजुओं की नसें फूल गई थी। उनका जिस्म डर और गुस्से से कांप रहा था। वो सच में इस जानवर को वही गोली मार देना चाहते थे, पर उन्हें पता था कि जैंग दाजुन ठीक कह रहा है। इसको ऐसे मारना बहुत आसान हो जाएगा और इससे फैंग स्क्वाड के लिए बिना वजह की पॉलिटिकल परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। ले अंकल ने गहरी सांस ली और अपनी बंदूक पीछे कर ली। उन्होंने मे चाओफिंग को मौत से बचने के बाद वाली खुशी में झूमते देखा। उनके होठों पर अचानक एक ऐसी ठंडी मुस्कान आई जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। तूने ठीक कहा, मैं तुझे नहीं मार सकता। मे चाओफिंग के चेहरे पर टपली मारते हुए और आवाज धीमी करते हुए ले अंकल बोले, तुझे पता है कि मेरे बाकी भाई क्यों नहीं आए, खास तौर पर नंबर 6। मे चाओफिंग चौंक गया, पर ले अंकल ने इस बात पर और कोई डिटेल नहीं दी। उन्होंने बस मतलब भरे अंदाज में कहा, उसका दिल बहुत छोटा है और वो बिल्कुल तेरी तरह अकड़ने वाला इंसान है। तुझे लगता है तू कानून जानता है और खुद को बचाने के ख्वाब देख रहा है, तो तू दुआ कर ले। खड़े होकर अपने स्पेशल फोर्सेस यूनिट को इशारा करते हुए ले अंकल ने ऑर्डर दिया, इन सब को ले चलो और इन दोनों जानवरों को अलग से बंद करना। इन्हें मरने मत देना और इन्हें सोने भी मत देना। सुबह होने तक इनको नए आने वाले शख्स के हवाले कर देना, नंबर 6 के। जब मे चाओफिंग ने मिलिट्री इंटेलिजेंस 3 के लफ्ज सुने तो भले ही उसे इसका पूरा मतलब नहीं समझ आया, पर ले अंकल की आंखों से उसको एक ऐसा मैसेज मिल गया जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। बर्फ फिर से गिरने लगी। गांव वाले अब भी वहां घुटनों पर बैठे थे। किसी की भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। वहां जाते हुए जहां कैप्टन ये का पुराना और टूटा हुआ घर था, पूरी इज्जत के साथ मिलिट्री सल्यूट देते हुए ले अंकल बोले, मुजरिम पकड़े गए हैं पर अभी तक इंसाफ पूरा नहीं हुआ। नंबर 6 तुम्हारे आखिरी हिसाब का एक एक पैसा वसूल करेगा। एक बर्बाद अंडरग्राउंड बंकर। मे चाओफिंग एक ऐसी लोहे की कुर्सी पर बंधा हुआ था जिसको जमीन के साथ वेल्ड किया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी लगाई हुई थी। उसके दोनों पैर भी लोहे की जंजीरों से बंधे थे। उस वक्त मे चाओफिंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो। तुम लोगों ने मुझे इल्लीगल डिटेंशन में बंद किया है। मुझे अपने लॉयर से मिलना है, डेप्यूटी मेयर से मिलना है। एक बहुत भारी लोहे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर आने वाला आदमी एक काले रंग का लंबा कोट पहने हुए था, जिसका जिस्म काफी पतला था। वो करीब 30 साल का लग रहा था और उसकी स्किन ऐसी सफेद पड़ चुकी थी जैसे उसने सालों से धूप न देखी हो। उसके फीचर्स ठीक थे और थोड़े अजीब फेमिनिन लग रहे थे। उसके हाथ में एक छोटा सिल्वर ब्रीफकेस था। उसने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मी चाओफिंग की आंखों में घूरता रहा। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह काली थी, जैसे वो सीधा किसी की रूह को देख रही हो। तुम कौन हो? मी चाओफिंग को उसे देखकर घबराहट हुई और वो चिल्लाकर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरा बड़ा साला मी चाओशियोंग है और मेरे पीछे मेयर का सपोर्ट है। आदमी हंसा।
वो बिल्कुल हल्की काम सी हंसी थी, पर इसे देकर किसी के भी हड्डियों में ठंडक फैल जाए। आराम से अपने काले लेदर के ग्लव्स उतारते हुए, जिसके नीचे उसके हाथ बहुत लंबे दिख रहे थे, फिर उसने वो सिल्वर ब्रीफकेस खोला। ब्रीफकेस में ठीक ढंग से 2 चीजें रखी हुई थी, एक मोटी सी फाइल डॉसिए और एक चमकती हुई धारदार डैगर खंजर। आदमी की आवाज बहुत गहरी थी, जिसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं? ये थिंग का साया, पर हाँ, लोग मुझे गॉड ऑफ डेथ बुलाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये थे मेरे एक और अंकल, नंबर 6 शन यनचौ। मी चाओफेंग ने थूकते हुए कहा, ये सब भूत प्रेत का नाटक बंद कर। तुझे लगता है मैं इन बातों से डर जाऊंगा? अगर हिम्मत है तो मुझे मार दे। अंकल शन यनचौ को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। अपना सिर हिलाते हुए, डैगर को उठाकर और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए वो बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। वो फाइल उठाकर और उसके धागे को आराम से खोलते हुए अंकल शन ने कहा, इस गेम का नाम है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। टेबल पर मी चाओफेंग के ठीक सामने दसियों पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स फैल गए। मी चाओफेंग, एज 38, 1968। जब तुम 8 साल के थे, तुमने पड़ोस की विडो वांग को नहाते हुए छुप कर देखा था। पकड़े जाने पर तुमने उसी पर इल्जाम लगा दिया कि उसने तुम्हें उकसाया था, जिसकी वजह से विडो वांग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 1975, आर्मी में जाने से बचने के लिए तुमने 1 किलो सोया सॉस पी ली ताकि बीमार हो जाओ और अपने बाप को कमेटी के आगे घुटने एकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 1980, कंस्ट्रक्शन साइट से तुमने 1 ट्रक TMT बार्स चुराई और बेच दी। इसके बदले तुम्हारे साथी वर्कर लाओ जाओ को फंसाया गया और वो 3 साल के लिए जेल चला गया। मे चाओफंग की आंखें फटी रह गईं। ये सारी बातें सदियों पुरानी थी, जिसमें से कुछ तो उसकी बीवी तक नहीं जानती थी। इस आदमी को इन सब के बारे में इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम ये सारा झूठ मुझे फंसाने के लिए बोल रहे हो। तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? अंकल शैन बोले, अभी सबसे बढ़िया हिस्सा आना बाकी है। उन्होंने एक फोटो निकाली। ये मेरी उस वक्त की तस्वीर थी जब मैं पहली बार इस मामा के घर लाया गया था। मैं गोरा और गोल मटोल सा था, मेरी आंखों में एक चमक थी। फिर उन्होंने एक और फोटो निकाली। ये मेरी अब की तस्वीर थी। मेरे पूरे जिस्म पर बस जख्म भरे थे। अपने हाथ का डैगर हल्के से मे चाओफंग के गाल पर लगाते हुए खंजर की ठंडक से मे चाओफंग का पूरा जिस्म कांप गया। मे चाओफंग, मैं जानना चाहता हूँ कि सर्दियों के बीच जब तुमने सिर्फ 4 साल के चंचन को उस कुत्ते के गोदाम में बंद कर दिया था, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुमने जलते हुए सिगरेट उसकी पीठ पर लगाए और उसको रोते और मिन्नतें करते सुना? मे चाओफंग अभी भी खुद को बचा रहा था। मैं बस बच्चे की तरबियत कर रहा था। मैं उसका मामा हूँ, ये मेरा हक है। अपने हाथ का डैगर हल्के से थोड़ा और हिलाते हुए और मे चाओफंग के गाल पर एक पतली सी खून की लकीर बन गई। ये दर्दनाक नहीं था, पर खून की गर्मी महसूस हो रही थी। अगर तुम उसकी तरबियत कर रहे थे तो तुमने ये थिंग के मिलिट्री मेडल्स एंटीक बेचने वालों को क्यों बेचे? और तुमने किसी बच्चा चोर से उसे 500 रुपए में बेचने की डील क्यों की थी? फाइल से बैंक रसीद की कॉपी निकालकर मे चाओफंग के चेहरे पर फेंकते हुए अंकल शैन बोले, इस पर जो पैसे रिसीव करने वाला नाम है वो तुम्हारा है। मे चाओफंग, तुम बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे थे, तुम उसको बेच रहे थे, एक शहीद की औलाद को। मे चाओफंग बुरी तरह घबरा गया। ये उसका सबसे बड़ा राज था। उसने ये सब इतने चुपके से किया था। वो जोर लगाने लगा, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। और उसके हिलने से लोहे की कुर्सी एक चुभन भरी आवाज करने लगी, हवा में सांस छोड़ते हुए, जैसे वो मे चाओफंग की बेवकूफी पर मायूस हो रहे हों। फिर उन्होंने टेबल पर रखे एक छोटे रिमोट का बटन दबाया। बिज़, दीवार पर लगा एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चालू हुआ, जिसमें ठीक ऐसी ही दूसरी इंटरोगेशन वाली जगह दिख रही थी। कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, मे डॉन्टिंग। उस वक्त की मे डॉन्टिंग इसकी पहले की अकड़ और बदतमीजी गायब हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, नाक और आंसू से उसका पूरा चेहरा भरा था और वो कैमरा के सामने पागलों की तरह अपना सिर पटक रही थी। मैंने सब बता दिया है, ये सब मे चाओफेंग ने मुझसे करवाया था। उसने कहा था कि वो बच्चा कचरा है जिसे कोई नहीं पूछेगा इसको पालना, पैसे बर्बाद करना है, इससे अच्छा इसे बेचकर पैसे कमा लेते हैं। सिगरेट से उसी ने जलाया था। उसने कहा था कि इस बच्चे की आंखों में बहुत घमंड है, देकर दिमाग खराब होता है। कुत्ते को भी वही मारना चाहता था। उसने कहा था कि वो प्योर ब्रीड जर्मन शेफर्ड है, मीट टेस्टी होता है और उसकी स्किन से कोट बन सकता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मे चाओफेंग स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने वाली थी। कुतिया, तूने मुझे धोखा दिया। शेन यानझो ने टीवी बंद किया। उसकी आवाज अभी भी शांत थी। देखा तुमने, तुम्हारी अपनी बीवी सिर्फ 5 मिनट में ही टूट गई। शेन यानझो उठा और मे चाओफेंग के पीछे गया। अब सारे सबूत पूरी तरह सेट हो चुके हैं। टॉर्चर, जानबूझकर चोट पहुंचाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, शहीद की निशानी की बेइज्जती। आज के कानून के हिसाब से तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन वो सजा तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। शेन यानझो की छुरी धीरे से फिसलते हुए मे चाओफेंग के उस जख्मी पैर पर आई। वहां पट्टी बंदी थी जिसके नीचे लेटिंग के दांतों से फाड़ा हुआ जख्म था। तुम्हें पता है, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हूं, पर मैं आधा डॉक्टर भी हूं। मैं जानता हूं कि इंसान की बॉडी में 720 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और मैं जानता हूं कि कौन सी नस सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। मैं तुझे पूरे होश में ये फील करा सकता हूं कि कैसे तेरा मांस एक एक करके काटा जा रहा है, तेरी नसें एक एक करके तोड़ी जा रही हैं और तू चाहकर भी बेहोश नहीं हो पाएगा। पुचीक, बिना किसी वार्निंग के वो छुरी सीधा मे चाओफेंग के उस जख्म के अंदर घुस गई। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि उसने एकदम परफेक्ट निशाने के साथ एक खुली हुई पेन नर्व को पकड़ लिया था।
एक भयंकर और चीख देने वाली आवाज उस बॉम्ब शेल्टर में गूंज उठी। ये सिर्फ स्किन या मांस कटने का दर्द नहीं था, बल्कि किसी बिजली के झटके की तरह सीधा दिमाग के अंदर घुसने वाला और भेजा फाड़ देने वाला भयंकर दर्द था। मे चाओफेंग की पूरी बॉडी जोर जोर से झटके खाने लगी। उसकी आंखें उलट गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मुझे मार दो प्लीज, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। शेन यानझो ने बिना किसी इमोशन के छुरी वापस निकाली। ये तो सिर्फ पहला कट था। तूने चेन चेन को जितनी भी चोटें दी हैं, मैं उन सब का हिसाब तेरे जिस्म से लूंगा, वो भी कई गुना ज्यादा। फिक्र मत कर, मेरे पास सबसे बढ़िया दवाई है, तू मरेगा नहीं। मे चाओफेंग आखिरकार टूट गया। मैं सब बताऊंगा, मैं सब कन्फेस करता हूँ। उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। कौन सा बैकअप, कौन सी बच निकलने की उम्मीद? असली डर के सामने ये सब हवा हो गए थे। मैंने ही ये सब किया था, मैं ही उसे मारना चाहता था, मैं ही थिंग से जलता था। क्यों मरने के बाद भी उसे हीरो माना जा रहा था? क्यों उसके बेटे को पेंशन मिल रही थी? मैं बस उसे दूर बेचना चाहता था ताकि वो जिंदगी भर एक अनाथ की तरह रहे। प्लीज, और मुझे टॉर्चर मत करो, मुझे एक झटके में मार दो। मे चाओफेंग किसी मरे हुए कुत्ते की तरह रो रहा था। उसकी पैंट गीली हो गई थी और वहां से गंदी बदबू आने लगी थी। शेन यानझो ने इस कचरे जैसे इंसान को देखा। उसकी आंखों में घिन साफ दिख रही थी। उसने अपनी छुरी रखी और एक सफेद रुमाल निकालकर अपनी एक एक उंगली को ध्यान से साफ किया। उसने अंधेरे की तरफ देखकर पूछा, सब रिकॉर्ड कर लिया ना? कोने के अंधेरे से एक एजेंट कैमरा पकड़े हुए बाहर आया। उसने हाँ में सिर हिलाया। सब कुछ बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड हो चुका है, ये सॉलिड प्रूफ है। शेन यानझो ने सिर हिलाया और मे चाओफेंग की तरफ दोबारा देखे बिना अपने ट्रेंच कोट का कॉलर ठीक किया और पलटकर दरवाजे की तरफ चल दिया। मे चाओफेंग ना उम्मीदी में चिल्लाया, रुको, तूने मुझे एक आसान मौत देने का वादा किया था। शेन यानझो ने अपने कदम रोके। उसकी पीठ मे चाओफेंग की तरफ थी। मैंने कब वादा किया था? तुम्हारी बाकी की जिंदगी सबसे सिक्योर मिलिट्री जेल में कटेगी। वहां कोई लाइट नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी। हर दिन सिर्फ आखिरी सांस तक पछतावा होगा। और हाँ, मैं किसी को कहूंगा तुम्हारा स्पेशल ख्याल रखने के लिए। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा बुरा सपना कभी खत्म नहीं होगा। धराम, लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिसने मे चाओफेंग के रोने और चिल्लाने की आवाज को अंधेरे में पूरी तरह बंद कर दिया। शेन यानझो दरवाजे से बाहर आया और उसने ठंडी हवा की एक लंबी सांस ली। बाहर बर्फ गिरनी बंद हो गई थी। चांद बादलों के पीछे से निकल आया था और सफेद बर्फ पर रोशनी डाल रहा था। चीफ, दरवाजे पर खड़े एजेंट ने एक भारी ओवरकोट आगे किया। गाड़ी रेडी है, कहाँ जाना है? शेन यानझो ने कोट लिया और पहन लिया और सिर उठाकर रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकते हुए उस तारे को देखा। उसके चेहरे पर जो हमेशा दुख और अंधेरा रहता था, उस पर बहुत दिनों बाद एक हल्की सी राहत भरी मुस्कुराहट आई। हॉस्पिटल चलो। सुना है वो सारे इस बात पर लड़ रहे हैं कि चेन चेन का पहला गॉडफादर कौन बनेगा। अगर मैं लेट पहुंचा तो लगता है मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। एजेंट थोड़ा शॉक्ड हुआ। उसने इस घोस्ट नाम वाले चीफ के साथ 5 साल तक काम किया था और कभी उसे मजाक करते नहीं देखा था। आज चीफ थोड़ा इंसान जैसे लग रहे थे। काली गाड़ी चालू हुई। बर्फ को कुचलते हुए सुचेंग शहर की तरफ तेजी से निकल गई। गाड़ी की लाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया और आगे का रास्ता रोशन कर दिया। सारी बुराइयां साफ हो चुकी थीं। सुचेंग के मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में वार्ड के दरवाजे पर 4 आदमी खड़े थे। माहौल थोड़ा अजीब था। जियो युआन दीवार के सहारे खड़ा था और टेंशन में सिगरेट पी रहा था। ली जेआन अपने चश्मे को अल्कोहल वाइप से बार बार साफ कर रहा था। लेई हु टेंशन में इधर उधर चक्कर काट रहा था। ये किंगजो अपने हाथ में उसके बेहिसाब महंगे बीट्स को घुमा रहा था। उसके माथे पर सिलवटें थीं। वो वेट कर रहे थे, अपने आखिरी भाई का वेट कर रहे थे। टिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुला। एक आदमी जिसका चेहरा सफेद और थोड़ा औरतों जैसा था, काला ट्रेंच कोट पहने हुए बाहर आया। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसके पैरों की उंगलियां जमीन को छू रही थीं, जैसे कोई हवा में तैरता हुआ भूत हो। उसके हाथ में वही सिल्वर सूटकेस था जो अभी इंटेरोगेशन रूम से लाया गया था और उसपे अभी भी एक हल्की हल्की सी रोंगटे खड़े करने वाली खतरनाक औरा थी। 5वां डिवाइन जनरल द घोस्ट शेन यानझो आ गए। जियो युआन ने सिगरेट बुझाई और अपना सिर उठाया। ओल्ड सिक्स्थ, सब ठीक से निपटा दिया? शेन यानझो रुक गया। उसकी उन काली आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसने बस हल्के से सिर हिलाया। सब साफ है। मे चाओफेंग की आधी बची हुई जिंदगी डर में गुजरेगी। वो रोज भगवान से जल्दी मरने की दुआ करेगा। लेईहू हंसा। उसके सफेद दांत चमक उठे। तेरे जैसा कोई नहीं है भाई। तेरा हाथ काला है और तेरा दिल उससे भी काला है। शेन यानझो नहीं हंसा। उसकी नजर चारों भाइयों से होकर उस बंद वार्ड के दरवाजे पर आकर रुक गई। अभी जो इतना मौत का फरिश्ता बना हुआ था, अब वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने कोट का कॉलर ठीक किया और अपने हाथ पॉकेट्स में डाल लिए, जैसे वो उन हाथों को छुपाना चाहता हो जिन पर अभी भी खून की बू थी। शेन यानझो की आवाज थोड़ी सूखी सी थी। बड़े भाई की बेटी अंदर है? हाँ। ये किंगजो ने सांस छोड़ी। उठ गई है। अभी थोड़ा दूध पिया है
और अभी फोटो पकड़े कुछ सोच रही है। शेन यानजो हेजिटेट हुआ। उसने आधा कदम पीछे लिया और उसकी आवाज हल्की हो गई। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा ऑरा बहुत भारी है और मैं दिखने में डरावना भी लगता हूँ। बच्चे को डरा दूंगा। वो इंटेलिजेंस और इंटेरोगेशन का काम करता था। वो अंधेरे में रहने का आदी था। वो लोगों को डराना जानता था, पर उसे नहीं पता था कि एक छोटे प्यारे बच्चे को कैसे फेस करें। क्या नौटंकी कर रहा है? लेईहू ने शेन यानजो की गर्दन पकड़ी और उसे जबरदस्ती दरवाजे के अंदर खींच लिया। तू उसका गॉडफादर है। बदसूरत बहू को भी एक दिन तो सास ससुर से मिलना ही पड़ता है। जल्दी आजा। वार्ड का दरवाजा खुला, जो एक स्पेशल वार्ड पहले काफी बड़ा था, अब ये किंग जो के लाए हुए ढेर सारे गिफ्ट से पूरा भरा पड़ा था। बीच में रखे हुए उस बड़े से बेड पर मेरी छोटी सी बॉडी उस सॉफ्ट ब्लैंकेट के अंदर छुपी थी। लेटिंग बेड के पास खड़ी थी। भले ही उसके पैरों पर प्लास्टर लगा था, पर वो काफी बेहतर लग रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं किसी डरी हुई हिरन की तरह अपना सिर झटके से उठाई और मैंने अपने हाथ में फोटो को जोर से पकड़ लिया। 5 ऐसे आदमी जिनके नाम से पूरा देश कांप उठा था। इस वक्त 5 गलती किए हुए स्कूल बच्चों की तरह बेड के पीछे सीधे खड़े थे। उन्होंने तो ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। मेरी बड़ी बड़ी आंखें पलके झपका रही थी। मेरी नजर जियो युआन ली, जेयान लेईहू, यकीन जो पर घूमी और आखिर में सबसे कोने में खड़े पूरे काले कपड़े पहने हुए शेन यानजो पर आकर रुक गई। शेन यानजो की बॉडी एकदम अकड़ गई और वो छुपने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कि मैं उससे डरकर रोऊंगी, लेकिन मैंने बस थोड़ा अपना सिर टेढ़ा किया और शेन यानजो को बहुत देर तक देखा और अचानक एक बच्चे वाली प्यारी आवाज में बोली, वो काले कपड़े वाले अंकल, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? पूरा कमरा सुन पड़ गया था और शेन यानजो पर तो जैसे बिजली गिर गई थी। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। तुम्हारा चेहरा बहुत सफेद है, एकदम बर्फ की तरह। मैंने बहुत मुश्किल से ब्लैंकेट के अंदर से अपना छोटा सा हाथ बाहर निकाला और बेड के पास रखी एक मोटी जैकेट की तरफ इशारा किया। वहां नए कपड़े हैं अंकल, आप पहन लीजिए। पहन लेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। उस वक्त शेन यानजो को लगा जैसे उसके लोहे जैसे सख्त दिल को एक छोटे से नरम हाथ ने बहुत जोर से दबा दिया हो। दर्द, खटन और भारीपन, पर उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी गर्माहट कभी फील नहीं की थी। वो धीरे से चलकर बेड के पास आया, एक घुटने पर बैठ गया और बस मुझे देखता रहा। अंकल को ठंड नहीं लग रही। शेन यानजो की उन आंखों में, जिन्होंने इंसानों का सबसे घटिया रूप देखा था, अचानक आंसू भर आए थे। अंकल बस अंधेरे में बहुत टाइम तक रहा है। मैंने मासूमियत से सिर के ऊपर लगी बड़ी लाइट की तरफ इशारा किया। तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। शेन यानजो हंस दिया। ये उसके दिल से निकली हुई हंसी थी। जरूरत नहीं है। अंकल ने जैसे ही तुझे देखा, अंकल की दुनिया रोशन हो गई। पास में खड़े लेईहू से रुका नहीं गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और गाली देते हुए बोला, फक, ओल्ड 62 एक नंबर का छुपा रुस्तम है। वैसे तो तेरा मुंह सिला रहता है, पर अभी क्या मस्त बातें पेल रहा है। माहौल आखिरकार थोड़ा नॉर्मल हुआ। 5 लोग बेड के चारों तरफ खड़े थे और एकदम रियल प्रॉब्लम सबके सामने आ गई थी। ये किंग जॉ ने सबसे पहले मुंह खोला। उसने अपनी पॉकेट से एक गोल्ड कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। चेन चेन, मैं तेरा ये पापा हूँ। आगे से तुझे जो खरीदना हो खरीद लेना। मैं पूरे सुचेंग शहर के मॉल्स खरीद कर तेरे लिए प्लेग्राउंड बना दूंगा। ली जेयान ने अपने चश्मे को ठीक किया और एक स्टेथोस्कोप निकालकर मेरी गर्दन पर लटका दिया। चेन चेन, मैं तेरा ली पापा हूँ। आगे से मैं तुझे लोगों का इलाज करना सिखाऊंगा। हम दोनों मिलकर भगवान जैसे डॉक्टर बनेंगे जिनकी सब इज्जत करेंगे। जियो युआन ने अपने जनरल के शोल्डर बैजेस निकाले और मेरी हथेली पर रख दिए। चेन चेन, मैं तेरा जियो पापा हूँ। आगे से जो भी तुझे परेशान करेगा, मैं उस पे तोप चला दूंगा। हम दोनों जनरल बनेंगे। लेईहू ने अपना सिर आगे किया। मैं तेरा लेई पापा हूँ। आगे से मैं तुझे सेल्फ डिफेंस के लिए सांडा सिखाऊंगा। जिसने तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा, मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। शेन यानजो ने कुछ नहीं बोला। उसने बस चुपचाप अपनी पॉकेट से एक बहुत ही सुंदर सा छोटा पेंडेंट निकाला। वो एक माइक्रो जीपीएस ट्रैकर और अलार्म था जो ग्लोबल सैटेलाइट से कनेक्टेड था। चेन चेन, मैं तेरा शेन पापा हूँ। तू चाहे कहीं भी हो, बस इसे एक बार दबाना और मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मैंने अपने आगे खड़े इन अजीब से अंकल्स को देखा। मेरे हाथों में ढेर सारा सामान था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने पलटकर झांग दाजुन और लेटिंग को देखा और आखिर में अपना सिर नीचे करके वापस अपने हाथ में रखी उस पुरानी फोटो को देखने लगा। मेरी उंगलियां फोटो के एकदम बीच में खड़े उस आदमी को छू रही थीं जो सबसे ज्यादा खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसके बाद मैंने थोड़े डर और उम्मीद के साथ पूछा, आप सब पापा के दोस्त हो, तो मेरे पापा कहाँ हैं? वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? ये बात किसी भारी हथौड़े की तरह उन 5 आदमियों के दिल पर जोर से आकर लगी। जियो युआन के हाथ में रखी सिगरेट की डब्बी पिचक गई। ली जेयान ने अपना मुंह घुमा लिया और चश्मा साफ करने लगा। लेईहू सिर झुकाकर जमीन को देखने लगा। ये किंग जॉ के बीड्स घुमाने वाले हाथ रुक गए। शेन यानजो ने अपनी आंखें बंद कर ली और सबके सब एकदम चुप हो गए। कौन बताता एक 4 साल के बच्चे को कि उसके पापा बॉम्ब से फटकर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उनकी एक पूरी हड्डी भी वापस नहीं मिली थी। मैंने उनके रिएक्शंस को देखा और मेरी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं समझ गया था कि इस सन्नाटे का मतलब क्या था। मेरे आंसू
मोटे मोटे बूंदों की तरह फोटो पर गिरने लगे। मम्मा ने बोला पापा मर गए। उन्होंने बोला पापा की किस्मत खराब थी, बाहर उनकी बॉडी उठाने वाला भी कोई नहीं था। अंकल, क्या पापा ने मुझे छोड़ दिया? क्या पापा इसलिए चले गए क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मानता था? नहीं। पांचों आदमी एक साथ जोर से चिल्ला उठे। जियो युआन ने मुझे खींचकर अपने गले से लगा लिया और लाल आंखों के साथ बोला, किसने बोला पापा ने तुझे छोड़ दिया? तेरे पापा इस दुनिया के सबसे बड़े हीरो थे, वो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मैं रोते रोते पूरी तरह कांप रहा था। तो वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैंने पापा का बहुत वेट किया, यहाँ तक कि मम्मी भी हमेशा के लिए सो गई क्योंकि शेन यानझो ने अचानक मुंह खोला। वो खड़ा हुआ और उस सिल्वर सूटकेस के सबसे नीचे वाले हिस्से से एक सील की हुई टॉप सीक्रेट फाइल बाहर निकाली। ये वो एस क्लास सीक्रेट फाइल थी जिसे उसने रातों रात मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी से मंगवाया था, जिसका कोड नेम था ड्रैगन हेड। शेन यानझो ने उस फाइल को खोला नहीं, पर उसने कवर पर लगे उस लाल रंग के टॉप सीक्रेट स्टैम्प की तरफ इशारा किया और भारी आवाज में बोला, चेन चेन, इसको देख। तेरे पापा तुझे ढूंढने इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो तेरी रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में खुद को छुपाना पड़ा। शेन यानझो ने अपने बाकी चारों भाइयों की तरफ देखा, एक लंबा सांस लिया और उस सच को बाहर निकाल दिया जो 4 साल से छुपा था और जिसे याद करके उनका दिल फट जाता था। उस साल बड़े भाई ये ने बॉर्डर पर एक मिशन में एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया के बेस को तबाह कर दिया था। उस माफिया ने $10 लाख का इनाम रखा था, लॉन्ग या कैप्टन की पूरी फैमिली की जान के बदले। बड़े भाई ये अपनी फैमिली को इसमें नहीं घसीटना चाहते थे, इसलिए अपने उस आखिरी मौत वाले मिशन पर जाने से पहले उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी फैमिली का सारा रिकॉर्ड मिटा दिया था, घर से अपना सारा कनेक्शन काट दिया था, यहाँ तक कि हम भाइयों से भी ये बात छुपाई थी। शेन यानझो की आंखें लाल हो गईं। हमें हमेशा यही लगता था कि बड़े भाई ने शादी नहीं की थी और वो सिंगल थे, जब तक आज हमने तेरे हाथ में ये फोटो नहीं देखी। ऐसा नहीं था कि वो तुझे नहीं चाहते थे, उन्हें डर था कि वो कुत्ते लोग तुम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस तरह से तेरे और तेरी मम्मी के आगे आखिरी दीवार खड़ी की थी। ये बात सुनकर लेईहू जैसा भारी भरकम आदमी अपना चेहरा ढककर जमीन पर बैठ गया और किसी बच्चे की तरह रोने लगा। बड़े भाई, आप कितने बड़े पागल थे। आपने अपने भाइयों पर भरोसा क्यों नहीं किया? हम लोग भाभी और बच्चे को सेफ रख सकते थे ना। वार्ड के अंदर सब रो रहे थे। पावर और औकात के सबसे ऊपर बैठे ये 5 आदमी आखिरकार इस सच के आगे अपने अंदर की पूरी शक्ति छोड़ चुके थे। ये उनका पछतावा था, उनका दर्द था और उस आदमी के लिए उनकी बेहिसाब इज्जत थी। और 4 साल का मैं इन ड्रग्स माफिया और फाइल्स के बारे में कुछ नहीं समझता था, पर मुझे सिर्फ एक बात समझ आई थी कि पापा मुझसे प्यार करते थे और वो मेरी रक्षा करने के लिए ही मेरे सामने नहीं आए थे। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी, सिर उठाया और खिड़की के बाहर उस काले आसमान को देखते हुए बोला, तो क्या पापा आसमान में जाकर भगवान बन गए हैं? मम्मी कहती थी पापा तारा बन गए हैं और आसमान से हमें देखते हैं। जियो युआन ने अपने आंसू पोंछे, मुझे गोद में उठाकर खिड़की के पास ले गया और आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले नॉर्थ स्टार की तरफ इशारा करके एकदम प्यार से बोला, हाँ देख उस तारे को, वही तेरे पापा है, वो तुझे और हम सबको देख रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को हमारे हवाले किया है। जियो युआन पलटा और अपने पीछे खड़े चारों भाइयों को देखा। पांचों की नजरें मिली और बिना किसी शब्द के खून से लिखी हुई एक कसम उसी वक्त तय हो गई। जियो युआन ने मेरे छोटे हाथों को पकड़ा और एकदम सीरियस होकर कसम खाई, चेन चेन, आज से हम पांचों ही तेरे पापा हैं। इस पूरी दुनिया में जो भी तुझे चाहिए होगा हम वो तेरे कदमों में लाकर रख देंगे और इस जहान में जिसने भी तेरा एक बाल भी बांका किया हम उसे सीधा नर्क में भेज देंगे। मैंने इन 5 लाल आंखों वाले अंकल्स को देखा और मुझे फील हो रहा था कि वो भयंकर ठंड जो मुझे मार डालती वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब मेरे पास ना सिर्फ अपना घर था बल्कि बहुत सारे पापा थे और लेटिंग भी थी। मैंने अपने दोनों छोटे हाथ आगे किए, जियो युआन की गर्दन को कस के पकड़ा और एक प्यारी सी बच्चे वाली आवाज में बोला, पापा। ये पापा आसमान में बैठे बड़े भाई ये के लिए भी था और मेरे आगे खड़े इन 5 लोगों के लिए भी। बेड के पास बैठी लेटिंग अपनी पूंछ हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरकार उसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो और उसने ठीक उसी वक्त भौंकते हुए आवाज दी, उफ। उसके बाद मैं नींद में झूमते हुए जियो युआन की गोद में गहरी नींद सो गया और मेरे होठों पर एक मीठी सी स्माइल थी। पांचों आदमी वहां से नहीं गए, वो दरवाजे के 5 रक्षक की तरह वार्ड में ही ध्यान रखने के लिए खड़े रहे। ये किंग जॉ ने हल्के से उस शांति को तोड़ा, सेकंड ब्रदर अब आगे क्या करना है? सुचेंग वाले मैटर का जियो युआन की आंखें एकदम ठंडी पड़ गई। कल चेनचेन को गांव वापस ले जाएंगे भाभी की अस्थियां लेने, कुछ हिसाब अभी बाकी हैं। भले ही मेई चाओ फेंग ने सब उगल दिया है पर उस गांव वालों ने अभी तक ठीक से घुटने नहीं टेके हैं। लेईहू ने अपनी मुट्ठी कसी जिससे उसकी हड्डियों से कटकट की आवाज आई। बिल्कुल ठीक कहा, बड़े भाई की आत्मा अभी भी वहां से सब देख रही है। कल हम लोग बड़े भाई के लिए एक भौकाली होम कमिंग पार्टी देंगे। उन अंधे कुत्तों को दिखाएंगे कि उन्होंने आखिर किस फैमिली के बच्चे पर हाथ उठाया था। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे आसमान में बस थोड़ी सी ही रोशनी हुई थी कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट
जनरल हॉस्पिटल के आसपास की तीनों मेन सड़कों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। हॉस्पिटल के ग्राउंड में सांस रोक देने वाला एक भयंकर कॉन्वॉय इकट्ठा हो रहा था। सबसे आगे 5 मॉडिफाइड बुलेट प्रूफ हॉन्की कार्स थीं, जिनके आगे छोटे लाल झंडे लगे थे। बीच में एक स्पेशल काले रंग की हर्स थी जो एकदम सीरियस और दुख भरी लग रही थी। उसके दोनों तरफ सफेद शोक संदेश लटक रहे थे और कॉन्वॉय के दोनों साइड और पीछे पूरे 20 ट्रूप कैरियर्स खड़े थे जो स्पेशल फोर्सेस कमांडो से भरे हुए थे और उनके साथ पोजीशन होल्ड करने के लिए व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स भी थे। आसमान में 5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स चक्कर काट रहे थे और ऑर्डर का वेट कर रहे थे। उनके प्रोपेलर की आवाज पूरे शहर के आसमान में ऐसे गूंज रही थी जैसे वार के नगाड़े बज रहे हों। अटेंशन! एक जोरदार कमांड के साथ सैकड़ों सोल्जर्स ने एक साथ अपने पैर पटके और उनकी बियोनेट्स किसी जंगल की तरह चमकने लगी। इनपेशेंट बिल्डिंग के मेन गेट का ऑटोमेटिक दरवाजा धीरे धीरे खुला। जियो युआन मुझे अपनी गोद में उठाए बाहर आया। मैंने एक छोटा सा काला कश्मीरी ओवरकोट पहना हुआ था जो ये किंग जॉन ने खास तौर पर रातों रात बनवाया था। मेरी गोद में मैंने अपने पापा की आखिरी फोटो को जोर से पकड़ा हुआ था। लेहू एक व्हील चेयर पुश कर रहा था जिस पर लेटिंग बैठा था और उसने भी एक स्पेशल काली जैकेट पहनी हुई थी। उन 5 आदमियों ने एक जैसे काले ट्रेंच कोट्स पहने हुए थे। उनके चेहरे एकदम सीरियस थे और उनकी ऑरा एकदम किलर लग रही थी। जियो युआन ने अपना सिर नीचे किया। चिन, क्या तुम रेडी हो? आज हम लोग तेरी मम्मी को घर वापस ले जाने वाले हैं। मैंने अपने आगे इस भौकाली नजारे को देखा और अपने छोटे हाथों से जियो युआन की कॉलर को जोर से पकड़ते हुए ठीक से अपना सिर हिलाया। मम्मी को घर ले चलो, मम्मी को उस ठंडी ठंडी जगह से दूर ले चलो। ठीक है। जियो युआन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उसने मेई गांव की तरफ देखा। लेट्स गो! रंबल! कॉन्वॉय स्टार्ट हुआ और किसी लोहे के लंबे काले ड्रैगन की तरह बर्फ को कुचलते हुए आगे बढ़ा। एक अनगिनत भौकाल के साथ वो कॉन्वॉय उस छोटे पहाड़ी गांव की तरफ बढ़ा जो मेरे लिए किसी नर्क जैसा था। उसी वक्त मेई गांव में हेलीकॉप्टर्स की आवाज फिर से आसमान से आई। गांव के सरपंच ने कांपते हुए अपने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और बाहर झांक कर देखा। बस एक झलक देखते ही उसके पैर काम करना बंद कर गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हे भगवान! वो मौत के फरिश्ते फिर से वापस आ गए। उसने देखा कि गांव की मिट्टी वाली एंट्री सड़क पर आर्मर्ड व्हीकल्स रास्ता बना रही थीं और काली गाड़ियों का एक ऐसा काफिला था जिसका कोई एंड नहीं दिख रहा था। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहने और गन्स पकड़े हुए सोल्जर्स तेजी से गाड़ियों से कूदे। उन्होंने गांव की एंट्री से लेकर पीछे पहाड़ पर बनी कब्रगाह तक की पूरी सड़क को सील कर दिया। आर्मर्ड व्हीकल पर लगे लाउडस्पीकर से एक आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। सब लोग ध्यान से सुनो। साउथ ईस्ट थिएटर कमांड के ऑर्डर पर आज यहाँ एक शहीद की फैमिली की कब्र शिफ्ट करने का मिशन चल रहा है। किसी भी आम आदमी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। कोई इसमें झांकेगा नहीं। जो भी रूल तोड़ेगा उस पे मिलिट्री जोन में घुसने का चार्ज लगेगा। कॉन्वॉय धीरे धीरे मेई चाओ फेंग के उस टूटे फूटे आंगन के सामने रुका। जियो युआन मुझे गोद में लेकर गाड़ी से उतरा। उसने उस बड़े से पुराने घर को देखा और उसकी आंखों में एक घिन दिखाई दी। चेन, यही जगह है ना? मेरा जिस्म अपने आप डर से कांपने लगा। यही जगह मेरा सबसे डरावना सपना थी। यहाँ की एक एक ईंट और टाइल ने मेरी पिटाई और मेरी ठंड के दर्द को रिकॉर्ड किया था। मैंने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, यही जगह है। मम्मी को पीछे पहाड़ पर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया है। मामा ने मम्मी को फैमिली की कब्र में नहीं आने दिया। लेहू ने एक ठंडी सांस छोड़ी और जमीन पर थूकते हुए बोला, अच्छा ही है जो वहां नहीं गई। इस गंदी जगह पर तो हमें आने का कोई शौक भी नहीं है। चलो पहले भाभी को लेने चलते हैं। वो पूरी भारी फौज उस पीछे वाले पहाड़ की तरफ बढ़ी। बर्फ में एक अकेली मिट्टी की कब्र थी जिसका कोई ढंग का टूम्बस्टोन तक नहीं था। बस एक सड़ी हुई लकड़ी की पट्टी गड़ी थी जिस पर टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा था, सू वान की कब्र। ये नजारा देखकर उन 5 आदमियों के दिल पर जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। ये एक हीरो की बीवी थी जिसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी तकलीफ झेली और मरने के बाद उसे आराम से सोने तक की जगह नहीं मिली। धब! जियो युआन सबसे पहले घुटनों पर गिर गया। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ भगवान और अपने माँ बाप के आगे सिर झुकाया था, पर आज वो पूरे दिल से घुटनों पर बैठा था और उसके अंदर बहुत गिल्ट था। उसके पीछे ली जेयान, लेहू, ये किंग जॉ और शैन यानजॉ, चारों जनरल्स भी बर्फ में एक साथ घुटनों पर गिर गए। जियो युआन का गला भर आया था। उसने अपना सिर जोर से बर्फ पर पटका और बोला, भाभी, मैं जियो युआन हूँ। हम आपसे माफी मांगते हैं, हम आने में लेट हो गए। ये 5 लोहे जैसे कड़क आदमी इस अकेली कब्र के सामने किसी बच्चे की तरह रो रहे थे। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो जल्दी यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। वो गुस्से में थे कि वो अपने बड़े भाई की बीवी और बेटी की रक्षा नहीं कर सके। मैं जियो युआन की गोद से नीचे उतरा और कब्र के आगे घुटनों पर बैठ गया। अपने ठंड से लाल हुए छोटे हाथों से टूम्बस्टोन से बर्फ हटाते हुए बोला, मम्मी, पापा के दोस्त आए हैं, पापा भी आए हैं। वो चेन का बहुत ध्यान रखते हैं, आप टेंशन मत लेना। ये किंग जॉ ने अपने आंसू पोंछे, खड़ा हुआ और हाथ से इशारा किया। कुछ सेरेमोनियल सोल्जर्स आगे आए।
बहुत ध्यान से कब्र खोदी और अस्थियों को एक गोल्डन नन्मू वुड के बॉक्स में रखा और उसके ऊपर एक नेशनल फ्लैग डाल दिया। ये किंग्सहॉ ने बहुत सॉफ्ट आवाज में कहा, भाभी चलो हमारे साथ, हम बीजिंग चलेंगे, वो बड़े भाई का घर है, हम शहीदों की कब्रगाह जाएंगे, वहां बड़े भाई आपके साथ रहेंगे। उसके बाद जियो युआन खड़ा हुआ। उसकी आंखों का दुख एक ही सेकंड में किसी किलर ऑरा में बदल गया। वो पलटा और पहाड़ के नीचे मेई चाओ फेंग के उस आंगन की तरफ देखा। चलो चलकर देखते हैं कि चेन चेन कहाँ रहता था। पीछे आंगन में ठंडी हवा उस टूटी फूटी लकड़ी के शेड को हिला रही थी। ये वही जगह थी जहां मैं और लेटिंग पिछले 1 साल से साथ रह रहे थे। चारों तरफ से हवा अंदर आती थी। छत आधी टूट चुकी थी। अंदर सड़ी हुई घास और कचरा भरा हुआ था। जमीन की कीचड़ में एक आधा खाया हुआ और सड़ा हुआ बन अभी भी जमा हुआ था। पावर के सबसे ऊपर बैठे इन 5 आदमियों की नजरें उस घास के ढेर पर गड़ी हुई थी। ली जियान अंदर गया। उसने झुककर घास में से एक नुकीला पत्थर उठाया। उस पत्थर पर अभी भी सूखा हुआ खून लगा था। ये वही टूल था जिससे मैं भागने के लिए गड्ढा खोदता था। ली जियान की उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दिल चीरने वाले दर्द को खुद फील कर सकता था। लेहू ने उस छोटे से गड्ढे को देखा जिसमें बस एक बिल्ली घुस सकती थी और जमीन पर लेटिंग के नेल्स के निशान देखे तो उसने अपनी मुट्ठी इतनी कस ली कि हड्डियों से कट कट की आवाज आई। वो अचानक पलटा और एक जोर का मुक्का पास वाली मिट्टी की दीवार पर मार दिया। बूम! दीवार में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। फक! लेहू ने आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाया। मेरा मन कर रहा है कि इस पूरे गांव को जमीन में मिला दूं। जियो युआन ने झुककर मुझे अपने पास खींचा और उस डॉग हाउस की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तुम्हें इस जगह से नफरत है? मैंने उस पहचानी हुई जगह को देखा। मुझे वो अनगिनत रातें याद आईं जब मैं भूख के मारे सो नहीं पाता था। मुझे याद आई लेटिंग की वो गर्माहट जिसे मैं गले लगाकर सोता था। मैंने अपने छोटे हाथों से जियो युआन के बड़े हाथ को जोर से पकड़ा और बोला, पहले नफरत थी पर अब नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास पापा है, मेरे पास अपना घर है। जियो युआन का दिल एक झटके से कांप उठा। उसने मेरी तरफ देखा और उसका दिल खुशी और दुख से भर गया। फिर वो उठा, अपने कॉलर ठीक किए और उस टूटे फूटे डॉग हाउस की तरफ देखते हुए एकदम सीरियस हो गया। जियो युआन ने आवाज दी, अटेंशन सब लोग, स्विश! उसके पीछे चारों जनरल्स, उनके साथ झांग दाजुन और बाकी सारे स्पेशल फोर्सेस कमांडोज 1 सेकंड में सीधे खड़े हो गए और सल्यूट मारा। वो लोग उस लाइफ की इज्जत कर रहे थे जिसने इस नर्क जैसे टाइम में भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो उस वफादार कुत्ते की इज्जत कर रहे थे जिसने अपनी जान देकर अपने मालिक की रक्षा की थी, और वो उस दर्द भरे पर ना टूटने वाले टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे थे। शेन यानजो आगे आया। उसके हाथ में अभी भी वही सिल्वर बॉक्स था, पर इस बार उसने सर्जरी वाला चाकू नहीं निकाला, बल्कि एक हाई कॉन्सेंट्रेशन मेडिकल अल्कोहल की बोतल निकाली और एक विंड प्रूफ लाइटर भी था। शेन यानजो की आवाज बहुत हल्की थी, पर उसमें किसी चीज को तबाह करने वाला फील था। ये जगह एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसने बहुत ज्यादा बुराइयों को पाला है। इसे साफ करना बहुत जरूरी है। उसने अल्कोहल उस सड़ी हुई घास पर, उन टूटी लकड़ियों पर और उस सड़े हुए बन पर डाल दिया। फिर वो मेरे पास नीचे झुका, मेरा छोटा हाथ पकड़ा और लाइटर मेरे हाथ में थमा दिया। लो, इसे खुद खत्म करो, इसे आग लगाओ, अपना सारा पुराना बुरा वक्त, अपने सारे दुख और डर को जलाकर राख कर दो। आज के बाद से तुम्हारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रोशनी होगी। मैंने उस लाइटर को देखा, एक लंबा सांस लिया और अपना छोटा हाथ हल्के से खोल दिया। लाइटर जैसे ही नीचे गिरा, बूम! आग की लपटें तुरंत ऊपर उठी। उन्होंने उस टूटे फूटे शेड को और मुझे कैद रखने वाले उस पिंजरे को पूरी तरह निगल लिया। मैं पीछे पलटा और उस आग की तरफ दोबारा नहीं देखा, बल्कि मैं जियो युआन की गोद में कूद गया। पापा जियो, चलो यहाँ से। ठीक है, चलो। जियो युआन ने मुझे उठाया और लंबे कदम रखते हुए कॉन्वॉय की तरफ बढ़ गया, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। कॉन्वॉय स्टार्ट हुआ। जब आखिरी आर्मर्ड व्हीकल मेई गांव से बाहर निकली, तभी जाकर वो गांव वाले जो खिड़कियों के पीछे छुप कर देख रहे थे, बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए। वो एतिंग की बेटी थी। क्या हमने अपने ही हाथों से इतनी बड़ी किस्मत ठुकरा दी? बूढ़े क्लैन चीफ ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। आज के बाद से इस मेई गांव का पूरी तरह नाश हो जाएगा। गाड़ी के अंदर खिड़की से बाहर तेजी से पीछे जाती हुई चीजों को देखते हुए हम सुचेंग शहर से और दूर होते जा रहे थे। वो नर्क जैसा छोटा पहाड़ी गांव आखिरकार एक ऐसे काले डॉट में बदल गया जो अब दिख भी नहीं रहा था। जियो युआन ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और आगे उस हाईवे की तरफ इशारा किया जो कैपिटल की एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। चेन चेन, देखो आगे, ये हमारे घर वापस जाने का रास्ता है। जब हम कैपिटल के कंपाउंड में पहुंचेंगे तो तुझे बहुत सारे अंकल आंटी मिलेंगे और ढेर सारे छोटे बच्चे मिलेंगे। वहां तू एकदम आराम और शांति से रह सकती है। मैंने अपनी गोद में रखे उस एशेस बॉक्स को कस के पकड़ा, अपना चेहरा उस पर टिकाया और धीमी आवाज में कहा, मम्मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है? हम अपने नए घर जा रहे हैं।
वहाँ बहुत सारे पापा मेरे साथ रहेंगे। इस बार कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। सुबह के 10 बजे खाली हेलीपैड पर धूप चमक रही थी। एक सिल्वर ग्रे IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन वहाँ पहले से ही वेट कर रहा था। उस बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन के पास वो 5 एस्कॉर्ट करने वाले आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स भी खड़े थे, जिनके रोटर अभी भी धीरे धीरे घूम रहे थे। हमारा कॉन्वॉय सीधा उस हेलीपैड पर आकर रुका। गाड़ी का दरवाजा खुला। 5 भयंकर ऑरा वाले आदमी गाड़ी से नीचे उतरे। जियो युआन ने मुझे गोद में उठाया हुआ था और ये किंग जॉ के हाथ में वो गोल्डन नन्मू वुड का बॉक्स था जिसमें मम्मी की अस्थियां थी। मैं जियो युआन के कंधे पर लटकी हुई थी और मेरी आंखें फटी की फटी थी। अपनी पूरी लाइफ में मैंने सबसे बड़ी गाड़ी जो देखी थी वो गांव का ट्रैक्टर था। मैंने कभी पंखों वाला ऐसा बड़ा मॉन्स्टर नहीं देखा था। ये किंग जॉ ने हंसते हुए मेरे छोटे से गाल खींचे। चेन चेन, ये एक स्पेशल प्लेन है। ये पापा ने इसे स्पेशल मंगवाया है। इसके अंदर बड़ा बेड है और टीवी भी देख सकते हैं। बस कुछ घंटे उड़कर हम अपने घर पहुंच जाएंगे। जब सब लोग प्लेन में चढ़ने के लिए रेडी थे, तभी टीम के सबसे पीछे चुपचाप चलते हुए और लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए झांग दाजुन ने अचानक अपने कदम रोक लिए। वो ठंडी हवा में खड़ा उस बड़े से बोर्डिंग गेट को देख रहा था और फिर उसने अपने उस घायल पैर को देखा। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए खुद को छोटा और बेकार समझने वाली फीलिंग आई, पर उससे ज्यादा उसमें एक शांति थी। उसने एक लंबा सांस लिया और जियो युआन और बाकी लोगों की पीठ की तरफ पूरी ताकत से चिल्लाया, चीफ। जियो युआन ने अपने कदम रोके। वो पीछे मुड़ा। क्या हुआ दाजुन, क्यों नहीं चल रहा? झांग दाजुन ने एक बड़ी ही भोली भाली और जबरदस्ती की हंसी दी। उसकी दुख भरी और थकी हुई शक्ल पर एक हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। चीफ, मैं आप लोगों को और आगे छोड़ने नहीं आएगा। चेन को आप लोगों के हाथों में देकर मैं आराम से जा सकता हूँ। मैं तो बस एक लंगड़ा रिटायर्ड सोल्जर हूँ। घर पर अभी भी खेत में काम बचा है और बूढ़े पापा घर पर वेट कर रहे हैं। आप लोग कैपिटल जा रहे हैं, वो इतनी बड़ी जगह है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुझे डर है कि मेरी वजह से चेन की बेइज्जती ना हो जाए। फिर उसने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। चेन, आगे से अपने इन नए पापाओं के साथ अच्छे से रहना। शकरकंदी खाने का मन हो तो उस अंकल को चिट्ठियां लिखना, अंकल तुझे भेजेगा। ये बोलकर झांग दाजुन पलटा। अपने उस लंगड़े पैर को घसीटते हुए वापस मुड़कर जाने लगा। उसकी पीठ एकदम अकेली और उदास लग रही थी, बिल्कुल उन अनगिनत सोल्जर्स की तरह जिन्होंने बैटलफील्ड पर अपना खून बहाया, पर रिटायर होने के बाद इस आम सी दुनिया की धूल में गायब हो गए। उसे कोई इनाम नहीं चाहिए था। उसे लगा कि अपने शहीद लीडर के बच्चे को यहाँ तक पहुंचाकर उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। आगे का रास्ता बड़े लोगों का है। वो एक मिट्टी की स्मेल वाला किसान है जिसे उस दुनिया की भीड़ में नहीं घुसना चाहिए। रुक जा! जमीन पर बिजली गिरने जैसी एक जोर की आवाज आई, जिससे झांग दाजुन का पूरा शरीर झटके से अकड़ गया। ये बोलने वाला जियो युआन नहीं था, बल्कि सबसे गुस्से वाला लेईहू था। लेईहू 2-3 लंबे कदम लेकर उसके पास पहुंचा और एक ही झटके में उसने झांग दाजुन का कंधा पकड़ लिया। झांग दाजुन, तेरा क्या मतलब है? बच्चे को यहाँ छोड़कर भागना चाहता है? तूने हमें क्या समझ रखा है? झांग दाजुन थोड़ा घबरा गया। ब्रिगेड कमांडर लेई, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सच में लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। लेईहू ने उसकी बात काटी और उसके नाक पर उंगली रखकर उसे गालियां दी। लायक नहीं है तेरा बाप। जब तू हॉस्पिटल के गेट पर उन कुत्ते गुंडों को रोक रहा था, तब तूने क्यों नहीं सोचा कि तू लायक नहीं है? जब तू चेन को उस बर्फ में लेकर 10 किलोमीटर तक भागा था, तब तूने क्यों नहीं सोचा कि तू लायक नहीं है? तू एक रिकॉनेसेंस कंपनी का कैप्टन था। तू हम सबका सीनियर है। जब मैं एक नया भर्ती हुआ सोल्जर था और डर के मारे अपनी पैंट गीली करता था, तब तू दुश्मनों के इलाकों में जाकर इंफॉर्मेशन निकालता था। लेईहू जितना बोल रहा था उतना गुस्से और इमोशन में आता जा रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। और अब तू बोल रहा है कि तू एक लंगड़ा है, एक किसान है, कि तुझे लगता है तू हमारी बेइज्जती करवा देगा। अपना सिर उठाकर देख, इस वक्त तेरे आगे जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी की भी औकात है क्या कि वो उस इंसान की बेइज्जती करे जिसने हमारे बड़े भाई के बच्चे की जान बचाई हो? ये सब बातें किसी चाबुक की तरह लग रही थीं, जिससे झांग दाजुन के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर नीचे किया और उसकी आवाज रोने जैसी हो गई। लेकिन मेरा पैर बेकार हो चुका है। मैं अब मिलिट्री में नहीं रह सका। मैं वहां गया तो सिर्फ फ्री की रोटी तोड़ूंगा। किसने बोला तेरा पैर बेकार हो चुका है? एकदम ठंडी और साफ आवाज आई। ली जेयान ने अपना चश्मा सेट किया और धीरे से चलकर झांग दाजुन के पास आया। उसने कोई फालतू बकवास नहीं की। सीधा नीचे झुका और अपना हाथ आगे बढ़ाकर झांग दाजुन के लेफ्ट घुटने को दबाया। दर्द बर्दाश्त करना। कट। ली जेयान के हाथ एकदम तेजी से घूमे। उसने कुछ पॉइंट्स पर दबाव डाला। झांग दाजुन दर्द के मारे एक ठंडी सांस खींच गया। ली जेयान उठा, अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और अपने हाथ साफ किए। उसकी आवाज एकदम शांत थी, पर उसमें 100% कॉन्फिडेंस था। मेनिस्कस का पूरी तरह डैमेज होना, पुराने लिगामेंट्स का टूटा होना और रूमेटिज्म। किसी और जगह इसे परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं, पर मेरे ली जेयान के हाथों में
ये एक ऐसा डैमेज है जिसे रिपेयर किया जा सकता है। झांग दाजुन ने झटके से अपना सिर उठाया। वो इस मिराकल डॉक्टर को एकदम शॉक्ड होकर देख रहा था। डायरेक्टर ली, क्या आप कह रहे हैं कि? ली जेयान आराम से बोला, कैपिटल पहुंचते ही मैं खुद तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगाऊंगा और साथ में अपनी एक्यूपंक्चर थेरेपी और रिहैबिलिटेशन करूंगा। 3 महीने बाद तुम चलने लगोगे। 6 महीने बाद तुम 5 किलोमीटर आराम से दौड़ पाओगे। झांग दाजुन के हाथ इतने कांप रहे थे कि उसकी लाठी उसके हाथों से गिरने वाली थी। एक नॉर्मल इंसान की तरह वापस चल पाना, इस सपने के बारे में सोचने तक की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। ठीक उसी वक्त जियो युआन चलकर झांग दाजुन के सामने आया। उसने उसके उस ढीले ढाले पुराने मिलिट्री यूनिफॉर्म को ठीक किया। कैप्टन, जियो युआन की आवाज भारी और कड़क थी। स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड में रिसेंटली एक्स्ट्रा बंदों को भर्ती किया गया है। उन्होंने डार्क नाइट नाम की एक नई रिकॉनेसेंस टीम बनाई है। वो नए लौंडे अभी बहुत एटीट्यूड और हवा में हैं और लेईहू जैसा गवार सिर्फ उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दे सकता है। वो उन्हें ट्रिक्स और दिमाग वाले काम नहीं सिखा सकता। हमें एक असली और पुराने रिकॉनेसेंस सोल्जर की जरूरत है जो उन्हें सिखाए कि छुपकर हमला करना क्या होता है, जिंदा रहना क्या होता है और वफादारी किसे कहते हैं। जियो युआन ने झांग दाजुन की आंखों में देखा और एकदम ऑफिशियली और सीरियस होकर ऑफर दिया, कॉमरेड झांग दाजुन, मैं अभी साउथ ईस्ट थिएटर कमांड के कमांडर की पोजीशन से तुम्हें ऑफिशियली वापस ज्वाइन करने का ऑफर देता हूं। पोस्ट स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड का स्पेशल चीफ इंस्ट्रक्टर। रैंक तुम्हारी ओरिजिनल कैप्टन रैंक और सारी फैसिलिटीज मेंटेन रहेंगी और तुम्हें स्पेशली मेजर के रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। झांग दाजुन का दिमाग ब्लैंक हो गया। चीफ इंस्ट्रक्टर, मेजर, वो जो सालों पहले रिटायर हो चुका एक बूढ़ा सोल्जर था, वो वापस मिलिट्री में जा सकता है, वो वापस मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन सकता है। उसी वक्त मैं भी भागकर आई और झांग दाजुन की टांगों से लिपट गई, रोते हुए चिल्लाने लगी, अंकल झांग मत जाओ, चेन चेन को अंकल चाहिए। अगर अंकल चले गए तो चेन चेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा? वाह! अपनी टांगों से चिपकी हुई चेन चेन को रोते हुए देकर और अपने आगे खड़े इन 5 सच्चे और इमोशनल जनरल्स को देकर झांग दाजुन का वो मिलिट्री वाला दिल जो कब का ठंडा पड़ चुका था, उस एक पल में फिर से आग की तरह जल उठा। अगर वो वापस जा सकता है, अगर वो अभी भी देश के लिए कुछ कर सकता है, आर्मी के लिए, कैप्टन ये की बेटी के लिए कुछ कर सकता है। झांग दाजुन ने झटके से अपनी लाठी नीचे फेंक दी, खेती की ऐसी तैसी। उसने अपने पैर का दर्द सहा, अपने दोनों पैर एक साथ जोड़े। टक, उसने अपना राइट हैंड उठाया, जियो युआन की तरफ, लेईहू की तरफ और सबकी तरफ देखते हुए अपनी लाइफ का सबसे कड़क और परफेक्ट मिलिट्री सल्यूट मारा। आंसू उसके झुर्रियों वाले चेहरे से लगातार बह रहे थे, पर उसके मुंह से निकला एक एक शब्द किसी आयरन प्लेट पर जोर से पटकने जैसा था। अगर वार हुई तो इनवाइट करने पर वापस आना ही होगा। साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन रिकॉनेसेंस कंपनी का ओरिजिनल कैप्टन झांग दाजुन ड्यूटी वापस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। चीफ, ऑर्डर दीजिए। बढ़िया, लेईहू ने जोर से चिल्लाया और आगे बढ़कर झांग दाजुन को जोर से गले लगा लिया। घर वापस आने पर स्वागत है ओल्ड कैप्टन। 10 मिनट बाद बड़ा सा ट्रांसपोर्ट प्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगा। प्लेन के अंदर बहुत जगह थी और वो किसी महल जैसा लग्जरी था। मैं खिड़की से बाहर झांक रही थी और नीचे जमीन पर लोगों और गाड़ियों को धीरे धीरे छोटा होते देख रही थी। लेटिंग मेरे पैरों के पास बैठी थी और वो बीफ की एक हड्डी चबा रही थी, बहुत मजे से खा रही थी। पांचों पापा एक सर्कल बनाकर बैठे थे और इस बात पर मीटिंग चल रही थी कि कैपिटल में मुझे कौन कौन संभालेगा। जियो युआन ने बॉस बनकर अनाउंस किया, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये मेरे पास रहेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को तुम लोग बांट लेना। ली जेयान ने चैलेंज किया, ऐसा क्यों? मैं डॉक्टर हूँ, मैं चेन चेन की हेल्थ सेट करूंगा। पहले 3 महीने तो ये पक्का मेरे ही घर रहेगी। लेईहू चिल्लाने लगा, बकवास, चेन चेन बहुत डरती है, उसे मेरे साथ स्पेशल फोर्सेस में आना चाहिए ताकि डर भाग जाए। ये किंगजो आराम से बोला, मुझे लगता है इसे मेरे पास आना चाहिए। मेरे घर बहुत बढ़िया शेफ है और एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है। शेन यानजो अंधेरे में बैठा था और उसकी डरावनी आवाज आई, मेरा घर सबसे सेफ है। जब मैंने देखा कि आसमान हिला देने वाले ये सबसे बड़े लोग मेरे लिए आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, तो मैंने झांग दाजुन के हाथ को पकड़ा और खुशी से करके हंस पड़ी। रात के 8 बजे कैपिटल वेस्ट सबर्ब्स का मिलिट्री एयरपोर्ट इस वक्त पूरी तरह से सील हो चुका था। सर्च लाइट्स ने हेलीपैड को दिन की तरह रोशन कर दिया था, पर अजीब बात यह थी कि यहाँ लाइन में खड़े कोई सोल्जर्स नहीं थे और ना ही कोई मिलिट्री बैंड था। उसकी जगह हेलीपैड के बाहर ऐसी लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी थी जिसे देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। 5 5-स्टार डिवाइन जनरल्स सुचेंग शहर में एक साथ जमा हुए थे और एक अनजान अनाथ बच्चे को वापस ला रहे हैं। ये न्यूज भले ही इसकी डिटेल्स छुपाई गई थी, पर इसकी हवा पहले ही बड़े बड़े खानदानों में फैल चुकी थी। अलग अलग फैमिलीज के भेजे हुए जासूस एयरपोर्ट के बाहर
अपनी गाड़ियों में छुपे थे और दूरबीन पकड़े इस भयंकर न्यूज की झलक पाने के लिए तड़प रहे थे। जब वो बड़ा सा ट्रांसपोर्ट प्लेन धीरे धीरे लैंड हुआ और उसका दरवाजा खुला तो सबने अपनी सांसें रोक ली। सबसे पहले जो नीचे उतरा वो जियो युआन था। वो आगे नहीं चल रहा था बल्कि अपनी गोद में मुझे बहुत ध्यान से सेफ रखे हुए था। उसके तुरंत बाद ली जेयान, लेहू, ये किंग झो और शेन यान झो एक पंखे की शेप में फैल गए और बीच में चल रहे हम एक बड़े और एक छोटे इंसान को एकदम टाइट सिक्योरिटी में घेर लिया। पीछे झांग दाजुन ने लेटिंग को पकड़ा हुआ था, एकदम सबसे वफादार बॉडीगार्ड की तरह। बाहर खड़े जासूस एक्साइटमेंट के मारे कांप रहे थे। एक छोटा लड़का है, जियो युआन ने एक छोटे लड़के को गोद में उठाया हुआ है। बाप रे बाप, ये भौकाल, ये तो सारे सितारों का एक चांद को घेरने जैसा सीन है। जल्दी वापस चलो और बॉस को रिपोर्ट करो। उसी वक्त 5 हॉन्की कार्स का काला काफिला कैपिटल की चौड़ी सड़कों पर बह रहा था। मैं गाड़ी की खिड़की पर चिपका हुआ था, बाहर तेजी से पीछे जाती हुई स्ट्रीट लाइट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहा था और मेरा चेहरा क्यूरियोसिटी से भरा था। पापा, ये जगह कितनी रोशन है ना। मामा के घर के केरोसिन लैंप से 10,000 गुना ज्यादा लाइट है यहाँ। जियो युआन ने दुख के साथ मेरे सिर पर हाथ फेरा। चेन चेन, आगे से अपना घर हमेशा रोशन रहेगा। तुझे जितनी लाइट्स ऑन करनी हो उतनी लाइट्स ऑन करना। कॉन्वॉय भीड़ भाड़ वाली चांगान स्ट्रीट से क्रॉस करता हुआ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ा। ये जिशान कंपाउंड था पूरे ग्रेट जिया एम्पायर का सबसे हाई लेवल और सबसे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वाले मिलिट्री कंपाउंड्स में से एक। यहाँ रहने वाले लोग या तो देश बनाने वाले पुराने लेजेंड्स थे या फिर अभी एक्टिव हाई रैंकिंग जनरल्स थे। कंपाउंड के गेट पर खड़े गार्ड्स ने जब उन स्पेशल आर्मी 0001 और उसके आगे के नंबर वाली गाड़ियों की लाइन को देखा तो डर के मारे सल्यूट करते हुए उनके हाथ ही जम गए। बैरियर ऊपर होने के बाद कॉन्वॉय धीरे धीरे अंदर घुसा। यहाँ बहुत शांति थी, शहर का कोई शोर नहीं था, बस लाइन से बनी हुई लाल ईंटों की छोटे घर थे, बड़े बड़े वुतोंग के पेड़ थे और कभी कभी गुजरने वाली पेट्रोलिंग टीम्स थी। कॉन्वॉय आखिर में बिल्डिंग नंबर 1 के सामने आकर रुका। ये एक अकेली बनी हुई 3 फ्लोर की लाल ईंटों वाली बिल्डिंग थी जिसके साथ एक बहुत बड़ा आंगन था। ये जगह गवर्नमेंट ने स्पेशली जियो युआन को दी थी, पर वो हमेशा वॉर जोन में रहता था तो ये घर हमेशा खाली पड़ा रहता था। पर आज यहाँ पूरी रोशनी और जश्न था। आ गए। जियो युआन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे गोद में उठाकर नीचे लाया। मैं आंगन में खड़ा था और अपने सामने इस कैसल जैसे बड़े घर को देख रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये मेरा घर है? ली जयान चलकर पास आया। उसने मेरा एक छोटा सा हाथ पकड़ा और बोला, हाँ, यही अपना घर है, आगे से हम यही रहेंगे, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जब ये सारे बड़े लोग मुझे घेर कर अंदर ले जाने ही वाले थे, अचानक तब एक रबर बॉल घूमती हुई मेरे पैरों के पास आई। मैंने अपने कदम रोके और जिस तरफ से बॉल आई थी वहां देखा। मैंने देखा कि पड़ोस वाले आंगन की छोटी दीवार पर एक लड़की बैठी थी, लगभग 5-6 साल की होगी। उसने एकदम मस्त सी छोटे साइज की एयर फोर्स फ्लाइट जैकेट पहनी हुई थी। उसकी गर्दन पर एक दूरबीन लटक रही थी। वो दिखने में एकदम गुड़िया जैसी थी, पर उसके चेहरे पर एकदम एटीट्यूड और घमंड था। वो जियांग रुओक्सुए थी। उसके दादाजी देश के एक पुराने लेजेंड थे और उसके पापा एयर फोर्स के टॉप बॉस थे। इस पूरे कंपाउंड में वो एक नंबर की शैतान और कलेशी बची थी जिससे कोई रोक नहीं सकता था। ओए, जियांग रुओक्सुए ने सीटी मारी। उसकी आवाज में कैपिटल की अमीर शहजादी होने का पूरा एटीट्यूड था। उसने मुझसे कहा, तू किस बाई का बच्चा है, जा मेरी बॉल उठा कर ला। एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन 5 आदमियों के चेहरे एक सेकंड में गुस्से से काले पड़ गए। लेईहू सबसे पहले फट पड़ा। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा। किस घर की बदतमीज पिल्ली है तू? तेरी औकात कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बात करने की? यकीन कर, मैं तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। जियांग रुओक्सुए डर के मारे उछल गई। वो भले ही शैतान थी पर उसे इंसानों की पहचान थी। उसके आगे खड़े इन आदमियों का भौकाल बहुत ही डरावना था, खास करके वो आदमी जो उसे मारने आने वाला था। वो किसी भालू की तरह लग रहा था, पर वो जियांग फैमिली की शहजादी थी। उसकी इज्जत का सवाल था। उसने अपनी गर्दन अकड़ कर रखी। मैं जियांग फैमिली से हूँ, मेरे दादाजी जियांग वेइगुओ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जियो युआन ने एक ठंडी हंसी हंसी। जियांग वेइगुओ, अगर तेरे दादाजी भी यहाँ होते ना तो उनकी भी औकात नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की। ऐसा लग रहा था कि ये सारे खतरनाक गॉडफादर्स मिलकर उसकी कुटाई करने ही वाले हैं। पर अचानक मैंने जियो युआन का हाथ छोड़ दिया, नीचे झुका और वो रबर बॉल उठा ली। दीवार पर बैठी जियांग रुओक्सुए को देखकर मैंने एकदम शांति से बोला, मैं किसी बाई का बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास पापा है। मेरे पास 5 पापा हैं। और हाँ, मैंने पीछे खड़ी लेटिंग की तरफ इशारा किया। मेरी डॉग इसे बदतमीज बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये काट लेती है। वुफ! लेटिंग ने मेरा पूरा साथ देते हुए अपने खतरनाक दांत निकाल लिए और दीवार की तरफ देखकर एक भारी और खतरनाक दहाड़ मारी। वो सीधा वॉर से आई हुई किलर औरा थी। जियोंग रुओक्सुए के हाथ डर से कांप गए और वो सीधा दीवार से नीचे गिर गई और अपने ही आंगन के बर्फ के ढेर में जा गिरी। पड़ोस वाले आंगन से किसी सुअर के कटने जैसी रोने और चिल्लाने की आवाज आई। मम्मी,
यहाँ भेड़िया है, भेड़िया है। ये किंग जॉ से रहा नहीं गया और वो जोर से हंस पड़ा। क्या बात है चेंचन, एकदम सही किया। हम खुद से पंगा नहीं लेते, पर हम पंगे से डरते भी नहीं हैं। जियो युआन के चेहरे पर भी एक प्राउड स्माइल आ गई। उसने मुझे झटके से गोद में उठा लिया। बहुत बढ़िया काम किया। यह है हमारे लॉन्ग या का असली खून। भाड़ में जाए कोई जियोंग फैमिली या ली फैमिली। जिसने भी हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो लेटिंग को छोड़ देना उन्हें काटने के लिए। मैं जियो युआन के कंधे पर लेटा हुआ था, पड़ोस वाले आंगन में जलने वाली लाइट्स और उस बच्ची को चुप कराने की आवाजें सुन रहा था। मेरे होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। इस तरह से सेफ रहना और अपने पीछे इतना बड़ा सपोर्ट होना सच में बहुत अच्छा लगता है। बड़ा दरवाजा बंद हो गया। घर के अंदर के हीटर ने बाहर की ठंड को भगा दिया। टेबल पर ये किंग जॉ का लाया हुआ सबसे महंगा और बढ़िया खाना रखा था। आओ आओ आओ। चेन चेन के घर वापस आने की खुशी में चीयर्स। इस हंसी और मजाक के बीच इस खाली पड़ी बिल्डिंग में पहली बार किसी सच्चे घर जैसी गर्माहट भर गई थी। उसी वक्त बिल्डिंग नंबर 1 के आंगन के बाहर वो जियोंग फैमिली की शहजादी जियोंग रूक्सुए, जिसका अभी इतना एटीट्यूड था, इस वक्त बर्फ के ढेर में चारों खाने चित पड़ी थी। उसकी हवा टाइट हो चुकी थी, पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी थी। जियोंग फैमिली की अकेली पोती होने के नाते पूरे कंपाउंड में उसकी दहशत थी। उसने कब किसी से ऐसी बेइज्जती सही थी। हमेशा वही दूसरों को डराकर रुलाती थी। आज एक कुत्ते ने उसे डराकर दीवार से नीचे गिरा दिया था। दीवार के उस पार लेटिंग ने अपना सिर ऊपर किया और ऊपर से इस छोटी सी बच्ची को घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में एकदम फुल इग्नोर और घिन वाली नजर थी। जियोंग रूक्सुए उस बर्फ के ढेर से बाहर निकली। उसका छोटा सा चेहरा एकदम लाल हो चुका था। ये बेइज्जती का गुस्सा था और डर भी था। उसने दीवार पर इशारा किया और उस कुत्ते के बड़े से सिर की तरफ उंगली की। मैं अपने दादाजी को बताऊंगी और उन्हें बोलकर तुम सबको अरेस्ट करवाऊंगी और इस कचरे कुत्ते को पकाकर खा जाऊंगी। एक भारी, खतरनाक और थोड़े मजे लेने वाली आवाज बिल्डिंग नंबर 1 के आंगन से आई। तू किससे पकड़ने वाली है? बिल्डिंग नंबर 1 का भारी और डिजाइन वाला लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। 5 आदमी लाइन बनाकर एक साथ बाहर आए। जियो युआन सबसे बीच में खड़ा था। उसके हाथ में एक नई जली हुई सिगरेट थी और वो जियोंग रूक्सुए को ऐसी ठंडी और डार्क नजरों से घूर रहा था। जियोंग रूक्सुए का वो छोटा सा मुंह जो अभी तक भौंक रहा था, 1 सेकंड में बंद हो गया। भले ही वो छोटी थी, पर वो इस मिलिट्री कंपाउंड में बड़ी हुई थी। उसके अंदर एक इनबिल्ट रडार था, ताकतवर लोगों को पहचानने का। अभी तूने ही बोला ना कि तू मेरी डॉग को पकाएगी? लेईहू ने हंसी दी और अपने सफेद दांत दिखाए। वो जानबूझकर नीचे झुका। उसके लगभग 6 फुट 5 इंच के लोहे जैसे जिस्म का साया सीधा जियोंग रूक्सुए को पूरी तरह से कवर कर गया। जियोंग रूक्सुए डर के मारे 2 कदम पीछे हुई। उसकी पैरों की नसें डर से कांपने लगी थी। या फिर तूने ये बोला कि हमारा चेन चेन किसी बाई का बच्चा है? ये किंग जॉ अभी भी मुस्कुरा रहा था, पर उसकी वो लोमड़ी जैसी आंखें जो हमेशा किसी को फंसाने का प्लान बनाती थी, इस वक्त किसी ठंडी तलवार की तरह लग रही थी। जियोंग रूक्सुए ने अपनी लाइफ में ऐसा भौकाल कहाँ देखा था। नॉर्मल दिनों में इस कंपाउंड के बाकी अंकल लोग जब उससे मिलते थे तो सब उससे कितने प्यार और इज्जत से पेश आते थे। ये लोग ऐसे नॉर्मल रूल्स को तोड़कर क्यों चल रहे हैं भाई? जब जियोंग रूक्सुए डर के मारे बस रोने ही वाली थी, तभी पड़ोस की बिल्डिंग नंबर 2 का दरवाजा खुला।